हूँ, और जो भी प्लैनेट्स प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन क्रिएट कर रहे होते हैं, उनका कोई भी पूजा पाठ जेमस्टोन से रेमेडी नहीं होता है, नहीं मंत्र जाप से होता है। उसका एक ही तरीका है, उसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। क्या इसे आप विज्ञान से या साइंस से जोड़ रहे हैं? बॉडी के ऊपर सिंबल्स बनाना, क्योंकि हमारा बॉडी में भी 12 राशियां हैं। वो हाउस जिस चीज का भी कारक हो आपकी लाइफ में, सो बेसिकली उसके नाते तो आपकी लाइफ में ठीक चल रहा है कुछ, लेकिन देयर इज अ फेज इन लाइफ जहाँ पे कुछ और प्लैनेट्स हैं जो कि एक्टिव हो गए हैं आपकी लाइफ में इस फेज में। अब अगर उनसे रिलेटेड हम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। कि अगर आपके कुंडली में प्लैनेट्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई तांत्रिक, कोई बाबा, नेगेटिव करने वाले लोग भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कुंडली में प्रॉब्लम होगा तो और कोई दूसरे लोग नजर ना भी लगाए, कोई ब्लैक मैजिक ना भी करे, तो भी आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही। ऐसे वो कौन से कार्य हैं हमारी लाइफ में जो हमारे हाथ में है, जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए या जो करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो संचालित रहे सही तरीके से? साउथ वेस्ट में एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। गुरुवार को सर ना धोएं, शनिवार मंगलवार को नाखून ना काटें। लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि ये दान है ना, इसको आप रेमेडी समझ के नहीं करना है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आपकी कुंडली और आपकी लाइफ, इसको लेकर आज तक जो भी धारणाएं या समझ या परसेप्शन आपके पास रही है, उससे कुछ अलग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे आज के गेस्ट श्री हिम गोपाल मिश्रा जी आज हमें समझाना चाहते हैं कि हम जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी को, कुंडली को, वास्तु को सोचते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हैं, वो शायद कहीं गलत तो नहीं। वो सही है या गलत है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं इस बातचीत के माध्यम से एक नया पर्सपेक्टिव अबाउट योर लाइफ। कैसे आप अपनी जीवन की कुछ हार्डशिप्स या कुछ मुश्किल समय है उससे आप निजात पा सकते हैं, रेमेडीज कैसे काम करती हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और आपकी कुंडली कैसे एक सिंक्रोनाइजेशन में आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ हमारी इस बातचीत में। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू। तो जब एक आम दर्शक आपको सुनता है तो आपको वो ये कहते हुए सुनता है कि कोई भी उपाय मत करिए, बल्कि आपकी कुंडली है, आपके एनवायरनमेंट है, वास्तु है, आपकी लाइफ एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। तो गोपाल जी, ये ऐसी कौन सी अलग बात है जो हम सबको, एक आम जन को नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में, उपाय के बारे में, लेकिन जो आज आप हम सबको बताना चाहते हैं? देखिए, नॉर्मली वैदिक वास्तु में जो उपाय दिया जाता है, क्योंकि मैंने भी, जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं था, तो मैंने भी कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया और मैंने उनसे, जब मेरा खुद का जो स्थिति था वो ठीक नहीं था उस समय, तो उनके पास गया तो वो बस कुछ ही तरीके के रेमेडीज देते थे, जैसे कहीं मंदिर में जाके कोई लड्डू चढ़ा दो, या ग्रह शांति करा लो, पूजा पाठ करना पड़ेगा, ये मंत्र करो। कुछ बुक्स दे देते थे, ये मंत्र 1000 सहस्त्र मंत्र होता है ना, तो 1000 बार जो मंत्र होता है अलग अलग भगवान के, वो पढ़ो। ठीक है, जेमस्टोन्स। तो इस तरह के रेमेडीज कर करके मैं थक गया था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मैंने, और कई बार ये भी होता था कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो टाइमलाइंस देते थे कि जून से ठीक हो जाएगा आपका, जनवरी से ठीक होगा। एक इंडिया के बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने मुझे बोला 14 जनवरी के बाद आपका समय, बहुत अच्छा समय आएगा। ठीक है, तो मैं इंतजार करते रह गया। उस समय मेरा जो फाइनेंशियल स्थिति था ना वो काफी खराब था, तो मैंने पूछा कि तब तक मैं सरवाइव कैसे करूंगा अगर 14 जनवरी तक मुझे इंतजार करना पड़े तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सर्वाइवल के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, जब आपके कुंडली में अच्छा समय आएगा तो आप सर्वाइव भी कर लोगे। आना है, अगर अच्छा समय आना है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होना है, तो आप सर्वाइव भी करोगे, भगवान आपको उस तरह से कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो सर्वाइव तो किया मैंने, लेकिन 14 जनवरी जब आया ना, तो सबसे बड़ा नियर डेथ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि कार में अराउंड 4 लाख का खर्चा हो गया,
जिसका हम्म। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, फिर भी मुझे 1 लाख तक उसमें लगाना पड़ा, क्योंकि कार जब 5 साल से ज्यादा पुराना होता है तो 100% नहीं देता है, 100% डिप्रिसिएशन पे नहीं होता है इंश्योरेंस का भी। तो इस जब ये सब लाइफ के एक्सपीरियंसेस एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मेरा हुआ, तो मैं सोच एस्ट्रोलॉजी से एक्चुअली मेरा भरोसा भी उठ गया था। क्योंकि मैंने मतलब बाद में मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखा, जब कुछ भी लाइफ में नहीं था तो एस्ट्रोलॉजी भी मैंने सीखा, लेकिन उसके ऊपर कभी मुझे भरोसा नहीं होता था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया जो कभी किसी ने कहा नहीं मुझे, ठीक है, वो होता है प्लैनेट के ऑपोजिशन। कोई भी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ऐसा बताया नहीं, क्योंकि ये वैदिक में है ही नहीं, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको कहते हैं प्लैनेट्स के ऑपोजिशंस होते हैं। ऑपोजिशन मतलब विरोध हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई दो पार्टी है, दो लोग हैं, दो लोग एक दूसरे का अगर विरोध करते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर ये ए है ये बी है, इन दोनों को एक दूसरे का मतलब ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है, जब दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं और आप कोई रेमेडी कर रहे हो, जैसे कोई पूजा पाठ वाला कर रहे हो, मंत्र जाप वाला कर रहे हो, जेमस्टोन वाला कर रहे हो, तो हमको ये समझना है कि वो मंत्र जाप से होता क्या है, वो जेमस्टोन से होता क्या है, ठीक है। तो जब हम किसी प्लैनेट का जेमस्टोन पहनते हैं तो हम उस प्लैनेट के एनर्जी को और बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके उसका जो प्लैनेट का एनर्जी है, यहाँ पे प्लैनेट को भगवान के रूप में नहीं देख के एक एनर्जी के रूप में देखना है कि एक पर्टिकुलर टाइप का एनर्जी है जो हमें अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हर चीज एनर्जी ही है इस संसार में, तो हम उस प्लैनेट के एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह किसी का जाप करें किसी प्लैनेट के लिए तो उसके एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं। तो जब आप एक प्लैनेट के एनर्जी को बढ़ा रहे हो तो दूसरा प्लैनेट के ऊपर ये ज्यादा असर करेगा नेगेटिवली। अगर हम्म। आपने इसका पूजा कर लिया या इसका जेमस्टोन पे लिया तो ये ज्यादा नेगेटिवली असर करेगा। तो इसलिए मैंने ये देखा कि पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया, तो इसका मतलब ही है कि पूजा पाठ इस पे असर नहीं करता, क्योंकि एक प्लैनेट का एनर्जी तो अच्छा हुआ, लेकिन वो जहां पे ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा था उसका परिणाम भी और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया, उसका जो रिजल्ट था वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया। इसलिए मैं ऐसे रेमेडीज नहीं देता हूँ जिसमें कोई पूजा पाठ हो या जेमस्टोन हो, ठीक है। खास करके उन प्लैनेट्स का जो अपोजिशन क्रिएट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो जब मैं स्टडी करता हूँ और जो भी प्लैनेट्स प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन क्रिएट कर रहे होते हैं, उनका कोई भी पूजा पाठ जेमस्टोन से रेमेडी नहीं होता है, नहीं मंत्र जाप से होता है। उसका एक ही तरीका है, उसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके घर के किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई आइटम्स रखना, उस प्लैनेट्स के एनर्जी को बढ़ाने या रिमूव करने वाली चीजें, क्योंकि किसी डायरेक्शन से वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं वहां से रिमूव करना, और जिस डायरेक्शन से आपको पॉजिटिवली सपोर्ट कर पाए वो कैलकुलेशंस के बाद हमें पता चलता है, उस डायरेक्शन में उनके आइटम्स को रखना जिससे उसको आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। साथ ही एक एक और भी है जो मैं रेमेडीज में यूज करता हूँ, वो है कि बॉडी के ऊपर सिंबल्स बनाना। क्योंकि हमारा बॉडी में भी 12 राशियां हैं, और जिस राशि से अगर हमें उस प्लैनेट का पॉजिटिव मिलता है, ऑपोजिशन नहीं होता है, और पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, तो उस पर्टिकुलर राशि के हिसाब से बॉडी पार्ट के ऊपर अगर आप मार्कर पेन से सिंबल्स बनाते हो तो भी आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम ऑपोजिशन को ब्रेक करते हैं और प्लैनेट को सपोर्ट, प्लैनेट के एनर्जी को सपोर्ट में लाते हैं, ठीक है। तो गोपाल जी, मोटे रूप से मुझे आपकी बात ये समझ में आई कि अगर किसी भी तरह की समस्या का निदान हमें लाइफ में चाहिए तो उसके लिए आपके पास दो कारगर तरीके हैं आपके हिसाब से, जहां पर या तो आप कोई सिंबल सजेस्ट करेंगे या फिर आप वास्तु के नाते घर में ही कोई छोटे मोटे चेंजेस बताएंगे जो कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल पर आपके पास आना चाहूंगी थोड़ी देर में, बट बिफोर दैट आई वुड रियली वांट टू नो कि क्या वाकई प्लैनेट्स किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, जब तक हम किसी भी फील्ड में नहीं होते, जैसे डॉक्टर के फील्ड में, जैसे मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ा, ठीक है, तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं क्या ये मेडिसिन मुझे ठीक करेगा या नहीं। लेकिन हम राइट। डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके, है ना, हम वो दवाई खाते हैं तो कई बार ठीक भी होते हैं और कई बार ठीक भी नहीं होते। फिर हाँ। भी कई बार ठीक भी नहीं होते, फिर भी हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया है, कई सारे पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च किया है, तब जाके वो मेडिसिन बना है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही नहीं बना है, ये वेदों से आया है, ठीक है, हजारों साल पुराना है।
उसी के ऊपर अलग अलग लोगों ने रिसर्च करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और जब तक मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं था तब तक इन सब के बारे में मुझे पता भी नहीं था बिल्कुल भी। और जब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता था और वो लोग जो मुझे रेमेडीज देते थे, उसके बाद मेरे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होता था, तो मुझे वैसे भी इन सब का कोई इफेक्ट, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी कुछ होता है एस्ट्रोलॉजी। एक ने कहा था, जब मैं अराउंड आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, वो वास्तु एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है ना तो कैंसर हो जाता है। जी। तो ये जिज्ञासा मेरे माइंड में है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैसे कैंसर होगा। मेरे घर के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था उस समय। ठीक है। तो ये सब ऐसी बातें मुझे मजाक लगता था उस समय, जब मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में नहीं था। लेकिन जब मैंने खुद ही इसको सीखना चालू किया और अपने कुंडली पे अप्लाई किया, अपने कुंडली पे जाके मैंने इसको समझा, तो हर एक चीज मेरे लाइफ से मैच करता गया हर मोमेंट पे, कि मेरे लाइफ में कब क्या इंसिडेंट हुआ है, क्यों हुआ है, कौन से प्लैनेट्स कर रहे थे, कौन से प्लैनेट उस समय एक्टिव एक्टिव थे। तो जब इतना सब कुछ अगर मैच करता है तो उसका सॉल्यूशन वहीं पे कहीं ना कहीं हमें पता उसी से चलता है कि यहाँ पे ये प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो यही प्लैनेट कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आएगा, और वो कैसे लेके आएगा ये हमें जानने की जरूरत होती है। तो गोपाल जी, क्या सच में नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो कोई कैंसर से ग्रस्त हो सकता है, या इस तरह के कई ऐसे बातें कही जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में? मैं एस्ट्रोलॉजी की एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बट हम लोग भी जो सुनते और पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि आपका साउथ ईस्ट में कौन सा आपका कार्यस्थल होना चाहिए, या साउथ वेस्ट में आपका कौन सा कमरा होना चाहिए, इस तरह के कई रिकमेंडेशंस हैं। तो क्या वाकई में ये सब होता है? देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव रहा है, इसमें ये है ना कि अगर आप, नॉर्थ ईस्ट होता है गुरु, गुरु प्लैनेट होते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हम्म। गुरु का स्थान होता है, घर के अंदर जो हम्म। नॉर्थ ईस्ट है वो गुरु प्लैनेट का एनर्जी को बताता है। ठीक है। और अगर आपके कुंडली में गुरु को कहीं ना कहीं से कोई ऑपोजिशंस आ रहा है, ठीक है, गुरु किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है, कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर, मतलब मान लो गुरु अगर अफेक्टेड नहीं भी है कुंडली के अंदर, फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो गुरु के एनर्जी को वो खराब कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं आपके घर के अंदर से। ठीक है। और मैंने अपने केसेस में कई सारे वास्तु जो मैंने किया है, जिनको कैंसर हुआ है, तो मैंने ये पाया कि उनके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था ही। ठीक है। और अच्छा। गुरु, हाँ, था ही। मेरे पास जो केस आए थे, एक्चुअली केस ऐसा, वो कुंडली लेकर मेरे पास आए थे। तो उस समय उनको छोटी मोटी कोई बीमारी थी, और उनको गुरु का भी उस वहां पे मैंने देखा था गुरु अफेक्टेड है। तो उस समय मैंने उनको बोला था, लास्ट जुलाई में, जो जुलाई 2025 में, मैंने उनको बोला कि देखिए गुरु अफेक्टेड है आपकी कुंडली में, और नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट है, और आप ये जब कॉम्बिनेशन बनता है ना तो आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस घर को छोड़ सकते हो या फिर यहाँ से टॉयलेट बिल्कुल ही निकाल सकते हो, तो ये उपाय आप कर लो। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बाद में देखेंगे। उस समय कैंसर कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ था। 3 महीने बाद ही वो क्लाइंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ओ। उनके वाइफ का ही कुंडली मैंने देखा था, तो तो उनको ही बेसिकली मैंने सजेस्ट किया था। तो ये कंफर्म हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो कैंसर होने के चांसेस, लेकिन सबको नहीं होता ना, क्योंकि फिर उस समय आपके जैसे एक घर में 4 लोग हैं, सभी का एक ही जैसा गुरु का ही महादशा नहीं चलेगा, है ना। राइट। तो जब राइट। गुरु का महादशा चलेगा तभी गुरु पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। हम्म। जिसका समय चल रहा है वही प्लैनेट आपको पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, तभी देगा जब वो एक्टिव है। ठीक है। जिस अगर आपके गुरु का महादशा या मेजर अंतरदशा कोई ऐसा नहीं चल रहा है लंबे पीरियड तक, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको कैंसर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। बेसिकली आप गोपाल जी ये कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो बनी रहती हैं, अगर कोई भी वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी का रूल फ्लाउट होता है तो चांसेस हो सकते हैं, या वो उस घटना के होने के आपके हिसाब से जो मतलब चांसेस होंगे वो बढ़ सकते हैं। बट अगेन, ये होगा या नहीं होगा कोई आप मतलब नहीं कह सकते, बट ऑफ कोर्स यू आर सेइंग कि क्योंकि आपने कई केसेस देखे हैं और एक जनरल आपने ट्रेंड देखा कि जहां जहां ये प्रॉब्लम थी तो वहां वहां पे ये एक एरर था वास्तु के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, कुंडली हाँ। में क्या होता है मैं बता देता हूँ।
कुंडली है ना, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऐसे हम नहीं बता सकते कि ये ही पर्टिकुलर चीज होगी। अब गुरु प्लैनेट है, सिर्फ एक ही बीमारी को तो नहीं दिखाता है। कैंसर एक्सट्रीम बीमारी है, ठीक है। डायबिटीज भी गुरु से होता है, शुगर रिलेटेड मोटापा भी गुरु से होता है। अगर गुरु नेगेटिव हो गया तो वो पर्सन या तो हेल्थ उसका खराब होगा, किस सेंस में, या तो उसको शुगर लेवल उसका बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी गुरु का कारक है, तो ऑक्सीजन की कमी वाली जो बीमारियां होंगी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगे, वो भी हो जाएगा। और कैंसर भी क्या होता है कि कैंसर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सेल्स में, जिसके कारण वो सेल्स खत्म होने लगते हैं। तो वो भी गुरु का कारक ही है, गुरु के कारण ही है। लेकिन कब, जब गुरु नेगेटिवली आपके कुंडली में एक्ट कर रहा है, या फिर गुरु के स्थान में वो ये जो मतलब टॉयलेट आ गया, तो टॉयलेट गुरु की एनर्जी को नेगेटिव कर देता है। चलिए ना गोपाल जी, दो बातें हैं। एक बात आपको मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे कहते हुए भी सुना, और वो आपने अभी कही भी, कहीं ना कहीं आपकी दोनों बातें एक दूसरे को विंडिकेट करती हैं। कि आप कहते हैं कि आपको घर भी वैसा मिलेगा, या आपके घर की दिशा या आपकी लाइफ की सिचुएशंस भी वैसी ही होंगी जैसा कि आपकी कुंडली में ऑलरेडी है। हाँ और हाँ, हम ये कहते हैं कि जो हमारी कुंडली है, बेसिकली जिन ग्रह नक्षत्रों में किसी का बर्थ होता है, वो भी प्री डिसाइडेड होगा बाय द वर्च्यू ऑफ हिज और हर कर्मास, प्रीवियस कर्मास, राइट? क्योंकि हम ही बिल्कुल तो अपने भाग्य के विधाता हैं बाय दैट वर्च्यू, कि जो कर्म किया होगा हमने, वैसी तो हमारी कुंडली भी बनेगी। बिल्कुल। जो भाग्य, जो कर्म हमारे पिछले जन्म से है, ठीक है, उसी हिसाब से हमें कुंडली बन के आता है, और उसी हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट मिलना भी तय है, ठीक है। और तो उसी हिसाब से आपने बोला ना अभी कि कैसे आपने कई क्लाइंट्स को देखा कि उनके यहाँ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहा, हाँ हाँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आनी होगी उनकी हाँ, कुंडली में। उनके उनके लाइफ में प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। और लेकिन एक बात ये भी आपको देखना चाहिए कि 4-5 लोग एक घर के अंदर होते हैं, सभी को कैंसर तो नहीं होता है ना। और लेकिन टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में सभी के लिए है, राइट। ठीक है। तो जिनका गुरु या शनि अफेक्टेड होता है कुंडली के अंदर, ठीक है, उसको देखने का तरीका है मेजरली ओपोजिशंस, अगर उसके ऊपर गुरु या शनि के हाउसेस पे हो, या फिर मतलब प्लैनेट के ऊपर डायरेक्टली हो, ठीक है, तो जाके हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि गुरु से रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। गोपाल जी, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि हम अपने भाग्य के विधाता यूं हुए कि हम उस कुंडली को लेके, बेसिकली उस अपने लाइफ के ब्लूप्रिंट को लेके जन्मे हैं, और वो हम्म, हम अपने पिछले कर्मों की वजह से जिस भी फलानी स्थिति में हैं इस लाइफ में, तो बिल्कुल हम इन रेमेडीज से जो आप हमें बता रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के नाते कई जो इसको प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिशनर्स, वो रेमेडीज बताते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या बाय द एंड ऑफ इट, आई मीन एट द एंड ऑफ इट, क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने भाग्य को बदल डालें? हमारे जो कर्मा थे वो तो हमें भोगने ही थे, तो क्या हम हम्म। बाईपास कर सकते हैं अपने कर्मों के फलों? देखिए, कर्म तो आपने क्या किया पिछले जन्म में वो हमें पता नहीं चलता। हम कुंडली देखते हैं तो प्रॉब्लम्स हमें पता चलती है, लेकिन राइट। आपको ये भी देखना है कि मेरे मेरे लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए, इसका जवाब आपको उससे मिलेगा, ठीक है। मेरे जीवन में जब मेरा समय खराब होने लगा, तो क्या हुआ एंड में कि रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, ठीक है। मेरा घर भी चला गया, ऐसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया, मेरा कार भी चला गया, और फाइनेंशियली जीरो हो गया। जीरो क्या मतलब, कर्जे में इतना बढ़ गया कि वो नेगेटिव में ही चला गया, और कोई इनकम सोर्स नहीं। और ऐसा ये पीरियड मैंने 2 साल तक झेला। और इस पीरियड में मैं कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, कितने ही तांत्रिक के पास गया जो झाड़ फूक करते हैं, तंत्र विद्या जानते हैं, हर चीज, मतलब जो भी आप सोचेंगे ना कि ये सब एक तरीका है इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, हर चीज मैंने करके देख लिया, फिर भी कुछ बदला नहीं, ठीक है। लेकिन जब बदला नहीं, तो इसका मतलब क्या, जो मेरे साथ होना था वो हुआ, एग्जैक्टली। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि महादशा उसी प्लैनेट का चल रहा है, जैसे चंद्रमा का महादशा में ये सब चीज मेरे लाइफ में हुआ, और ये सब चीज होना था, हो गया। लेकिन इसके बाद अगर मेरे लाइफ में बदलाव आना है, तो उसका मीडियम कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, ठीक है। क्योंकि प्लैनेट तो वही एनर्जी आपको दे रहा है, और जब आपने उस चीज को एक बार भोग लिया, तो उसका जो कर्मा है वो खत्म हो गया,
उसके बाद आपके लाइफ में बदलाव आनी है तो वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ठीक है, या तो आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा जो आपको सही रास्ता दिखा दे, कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा, या कोई ना कोई इवेंट होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में जिससे वो बदलाव आएगा, आप सही दिशा में जाओगे और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू होगा। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर ही उसको ठीक कर सकता है। हाँ, ठीक एग्ज़ैक्टली है। मतलब जो इंसान को अपने कर्मों का भोगना है अपनी कुंडली के हाँ, हिसाब से, हाँ, हाँ, वो तो उसको वैसे भी भोगना है, हम उसको हाँ। एस्केप थोड़ी कर और सकते हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो भोग लेता है, उसके लाइफ में बदलाव आता है, तभी उसके लिए रेमेडी भी काम करती है, या फिर सही रेमेडी भी तभी उसको जाके मिलता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो या फिर किसी भी तरह के ऑकल्ट साइंसेज़ के प्रैक्टिशनर हो या फिर ऑकल्ट साइंसेज़ को हम छोड़ देते हैं, हो सकता है वैसे ही उनको कोई शख्स, कोई सिचुएशन ऐसी मिल जाए जिससे कि उनकी जीवन की धारा बदल हाँ, जाए। बदल जाती क्योंकि है। अब उनका टाइम आ गया है कि उनका वो जो उनको जो जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना था, वो हो चुका है, वो कर्मों का जो कोटा था वो खत्म हो चुका है। उसके लाइफ में बदलाव आना है तो उसका एक मीडियम बनेगा, कुछ न कुछ। उसी में एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट भी बन सकता है, गुरु, कोच, माइंडसेट कोच भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। तो फिर गोपाल जी जब हमारी मतलब स्थिति जब लिखी ही हुई है, कैसी-कैसी होनी है समय-समय पर, फिर हुँ। हम उसे मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि फिर हम ये चाहे उपाय करें या हम कोई दूसरे प्रकार का जतन करें अपनी सिचुएशन को बदलने का, एक चीज़ मैं वो आपको तो बताता यूँ भी हूँ। बदलनी ही है ना, फिर हम मैं ये एक चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज़ बताता हूँ करेंगे इसी क्यों? के ऊपर, कि आप मतलब सब कुछ प्री प्लान्ड है, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है? और इसमें होता भी है, 90% ऑलमोस्ट प्री प्लान्ड ही है। तो हाँ, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, तो वहाँ भी भगवान ही तो आपको भेज रहा है, आपका कर्म ही तो आपको भेज रहा है। कहीं न कहीं से कोई गाइडेंस ही आपको भेज रहा है। जहाँ कहीं से आपके लाइफ में बदलाव आना है या नहीं भी आना है, वहाँ आप हम सोचते हैं ना कि हमने ये मोबाइल उठाया, हमने व्हाट्सएप किया, या हम लोगों के पास गए, ठीक है? ये भी तो आपको कोई प्लैनेट ही भेज रहा है, प्लैनेट का बिल्कुल। एनर्जी, ठीक है? हाँ, अगर हाँ। आप मेरे पास आ रहे हो, तो कोई ना कोई तो चाह रहा है ना कि इसको यहाँ से सॉल्यूशन मिले और उसको उसका जो ठीक होना है वो हो, जिस एरिया जी, में ठीक होना है वो। हम एक मीडियम बनते हैं, हम किसी को ठीक नहीं करते। ठीक है, हमारे पास जो ज्ञान होता है, मतलब कुंडली का है या वास्तु है या फिर माइंडसेट, किसी भी तरीके से अगर वो मेरे पास आके उसको ठीक होना है, तो वो खुद भी नहीं आ रहा है और ना मैं उसके पास खुद जा रहा हूँ, वो सब निर्धारित निर्धारित है, अपने आप ही आते हैं। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को शिक्षा ग्रहण करनी है और अगर उसके भाग्य में लिखा है कि वो एमबीए, एमएस या कोई भी डिग्री का को वो पूरी करेगा, तो वो हम्म। ऑलरेडी उस एजुकेशन को पा लेगा। अब उसको पढ़ाने के बिल्कुल, लिए तमाम तरह के मेंटर और टीचर तो उनको ज़रूर मिलेंगे ही, बिल्कुल। उस अगर कार्य को पूरा करने के लिए बेसिकली। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या इसका अब मतलब ये भी है सॉरी, हाँ, हाँ, बताइए, आप क्वेश्चन कर नहीं, लीजिए। तो क्या जी। गोपाल जी इसका मतलब ये भी है कि जब हमने अपने कर्म ही करने हैं और फल की इच्छा तो करनी ही नहीं है क्योंकि वो तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से चाहे अभी का कर्म है या पिछला कर्म है, जो भी कर्म है, उसके हम्म। हिसाब से ही मिलना है। तो बेसिकली हमारे हाथ में तो कर्म करना ही लिखा हुआ है, तो हम अपना कर्म कर लें, फिर हम कोई रेमेडी करें या ना करें, जो कर्म का फल मिलना है या जो सुप्रीम पावर ने हमें जिससे ऑनर करना है, वो तो कर ही देंगे। अब देखिए, जब कर्म करने की बात आती है ना, तो इसमें आप गीता में, मैं अध्याय इन सब में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, गीता देखा था और महाभारत जी, में भी देखा था। ठीक है, तो उसमें अगर जब अपने ऊपर किसी को आएगा कि कर्म करना है, तो अर्जुन क्या कहते हैं, अगर मैं कर्म ही ना करूं तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैं कर्म ही ना करूं तो क्या होगा? तो उस पे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर तुम कर्म ना करो, ठीक है, सोते रहो, तो वो भी एक कर्म ही गिना जाएगा। अगर तुम खाली बैठो तो वो भी कर्म ही गिना जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं से कुछ आवाज आ रही हो, सुन रहे हो, तो वो भी कर्म ही गिना जाएगा। और आप कुछ कुछ चीज देख रहे हो और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो भी कर्म ही गिना जाएगा। तो कर्म तो आप किसी भी ना किसी तरीके से कर ही रहे हो ना। अगर आप सो भी रहे हो तो भी आप कर्म करो, भले फल की इच्छा नहीं रख रहे हो, तो कर्म तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, और फल की इच्छा रखो या ना रखो, लेकिन अंदर से एक डिजायर होता है हर किसी का। वो डिजायर ही ग्रोथ का एक सोर्स बनता है। जब तक आपके अंदर डिजायर नहीं होगा ठीक है,
तब तक वो ग्रोथ का रास्ता आपके अंदर आएगा नहीं। आप किस लिए, अगर आप अभी दिल्ली में हो, आपको मुंबई जाना है, तो डिजायर होगा ना कि मुंबई जाना है, ये ऐसे ही निकल लेंगे कहीं भी, चल देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो जब आपका डिजायर होता है, उस डिजायर से ही आपके लिए रास्ता निकलता है। जब तक डिजायर नहीं होगा तब तक आप समझोगे नहीं कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। तो डिजायर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आपका कर्म करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आती है। अच्छा और वो गोपाल जी, डिजायर आगे अच्छी बढ़े। होगा या नहीं होगा वो भगवान के ऊपर है। हाँ एग्जैक्टली तो वो भगवान के ऊपर ही है और हमारे हाथ में कर्म है, जो मैं हाँ आपकी बात बिल्कुल। समझ पाई हूँ। तो फिर अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, क्या उसको हम यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें कर्म करना है, और कितना कर्म हम करें? कि जैसे अभी आपने बोला ना कि कुछ प्री प्लान्ड है, 90% प्री प्लान्ड है क्योंकि कुंडली में लिखा है, तो इसको सुन के ना कई बारी जो व्यूअर है ना वो गलत समझ बैठते हैं कि फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठाई सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं वो मैसेज नहीं ऐसा हमारे नहीं होता। पॉडकास्ट के माध्यम से पेनिट्रेट करना चाहती सोसाइटी में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर विषय को कैसे कंक्लूड करते हैं कि हम अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को, अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को कहाँ प्लेस करें लाइफ में, और क्या रियलिटी है, यानी कि कर्म ही रियलिटी है। देखिए, एक चीज आपने कॉमन देखा होगा सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में, हम्म। वो हमेशा ही हार्ड वर्किंग होंगे। किसी को आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो ऐसे बैठे बैठे सोते सोते उनको सक्सेस मिल गया, है ना। लेकिन हाँ। उनके कुंडली में सक्सेस अगर दिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क नहीं है। तो हार्ड वर्क तो हर किसी के लाइफ में है, लेकिन जिनके कुंडली में सक्सेस दिखता है उनको मिल जाता है, जिनके कुंडली में नहीं दिखता है वो नहीं मिलता है। जैसे एक्टिंग में अगर बॉलीवुड में देखेंगे तो कई ऐसे लोग होंगे जो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, फिर भी एक अच्छे लेवल पे भी नहीं पहुंच पाए। और कई लोग जो टॉप पे हैं वो भी हार्ड वर्क करके ही पहुंचे हैं। तो हार्ड वर्क तो क्या किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, ये कहाँ से आता है? ये आपकी कुंडली में दिखाई देता है कि आप सक्सेसफुल होंगे नहीं, किस एरिया में सक्सेसफुल होंगे, कितने लेवल पे होंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे। ये सब चीजें कुंडली में हमें पता चलता है, ठीक है, उस हिसाब से हम गाइड कर सकते हैं। तो वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क करना ही है। अगर आप वर्क नहीं करते हो तो भी कुंडली आपको हार्ड वर्क कराएगी ही। कुंडली सिचुएशंस ऐसे बनेंगे, हम्म। सिचुएशंस लाइफ में बनेंगे जिसमें आपको किसी न किसी चीज में उलझ के तो रहोगे। आपका एनर्जी तो जाएगा, उसके लिए आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, भूख तो लगेगी ही, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन हो रहा नहीं, मैं काफी हद तक आपकी बात को जरूर समझ पाई हूँ कि मुझे ना अभी सुनते सुनते ऐसा लगने लगा कि ये तो एक विशियस सर्कल है कि क्योंकि कुछ चीज आपके बारे में ऑलरेडी लिखी गई है आपके प्रीवियस कर्मास की वजह से कि आप इस लाइफ में इस फलानी फलानी सिचुएशन में होंगे या इस चीज को अचीव करेंगे। अब क्योंकि आप उस चीज को अचीव करने वाले हैं तो इसलिए आपसे वो कर्म करा लिए जाएंगे अपने आप, है? हाँ ताकि आप वहां पहुंच जाए जो आपको, आपके लिए जो डेस्टिन्ड है ऑलरेडी। बिल्कुल। लेकिन मेरा आज का कर्म और आने वाले कल का भी तो कर्म है जो कि मेरे आगे प्रारब्ध बनेंगे। मतलब मेरी जो अब नेक्स्ट लाइफ या आगे की लाइफ, जहां भी, मुझे टाइमलाइन नहीं पता, लेकिन मैं कर्म तो कर ही रही हूं ना, क्योंकि पिछले जरूर कर्म हैं जिसने मेरी आज की कुंडली बना दी या इस लाइफ की कुंडली बना दी। लेकिन फिर उन कर्मों का क्या जो मेरे नए कर्म है, मैं कर्म तो अल्टीमेटली 24/7 कर रही हूँ। जैसे आपने बहुत वाजिब बोला, कोई सो भी रहा है तो वो भी तो कर्म है। तो यानी कि हर क्षण हर पल हम कर्म तो कर रहे हैं। तो फिर बिल्कुल। इन्हें हम प्लेस कहाँ करेंगे? क्या हमारे नए कर्मों में इतनी शक्ति है कि हम अपनी लिखी हुई डेस्टिनी, यानी कि जो हमारे पुराने कर्म है उनको बदल डालें, या फिर ये जो नए कर्म होंगे इनमें से वो हमारी आगे की लाइफ को या जर्नी को लिखेंगे? देखिए, एक होता है डेस्टिनी है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, वो डेस्टिनी पहले से प्री डिफाइंड है। दूसरा हम्म। आपका फ्री विल है, ठीक है। फ्री विल के कारण आप काम करते हो, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, मैंने अपने ही लाइफ में भी कई सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैंने इस जन्म में तो मतलब किसी को मैंने दुख तक नहीं पहुंचा, एक चींटी भी नहीं मारी, एक मच्छर भी नहीं मारा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कहीं ना हम्म। कहीं से आया, डेस्टिनी है। आपका फ्री विल उसमें क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हो उसको, इसको लेकर, ठीक है। और फिर कैसे प्लान करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या गोल्स आप रखना चाहते हो, किस तरह से आप सर्व करना चाहते हो। जैसे उस पर्सन ने या मैंने भी किसी को आज तक दुख नहीं पहुंचाया,
फिर भी मेरे लाइफ में इतने बड़े इंसिडेंट्स हुए कि मैं 2 साल तक कोई इनकम के साथ रहा और इतना मतलब नेगेटिव फाइनेंशियल कंडीशन में नेगेटिव में चला गया। तो वो तो होना ही था ना। लेकिन उसके बाद जो कर्म है, इस जन्म में जो मैं कर्म कर रहा हूं, तो एक तो है कि पिछले जन्म का कर्म अभी आपको मिल रहा है, तो इस जन्म का कर्म इसी जन्म में मिलेगा ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। इस वैसे जन्म मिलता में है या भी नहीं मिल सकता मिलता? है। जब आप ये मान रहे हो कि पिछले जन्म का कर्म का रिजल्ट अगर अभी आपको मिल रहा है, तो इस जन्म का कर्म इस जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्म में भी मिल सकता है, या अगले मतलब वो 100 जन्म कहीं भी बाद भी मिल मिल सकता सकता है। है। अगले 100 जन्म बाद भी मिल सकता है, कभी भी सो मिल बेस सकता है। तो मुझे लगता है ये जो एक वेल है ना, मतलब ये जो एक काइंड ऑफ मिस्ट्री है ना कि अ, मुझे किस कर्म का फल कब मिल रहा है, क्योंकि सर को मैं हर कोई सिंपलीफाई तो कर देता हूँ आपको। देखिए मैं बताता क्योंकि हूँ। ना हर कोई तो गोपाल जी एस्ट्रोलॉजर है नहीं। आप जरूर यहाँ पे रिकॉर्ड्स और कुंडली या कई प्रोफेशनल्स पढ़ते हैं, लेकिन एक आम इंसान की सोच से मैं ये समझ पा रही हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मुझे लगता है ये जो मिस्ट्री हम जैसे आम लोगों के लिए, या ये जो एक वेल है ना, वो शायद इसीलिए है जानकर बाय द यूनिवर्स और बाय द नेचर, ताकि हम हमेशा किसी भी टाइमलाइन में जीवन के किसी भी क्षण में सटीक कर्म करें, अच्छे कर्म ही करें, ताकि हम इस चीज से अवेयर रहें या सतर्क रहें। एटलीस्ट जिसको ये अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस आ गई है कि मुझे नहीं पता कल क्या मिलने वाला है, आज क्या मिलने वाला है, लेकिन मेरे हाथ में मेरी करनी लिखी है, मैं उसको ठीक कर दूं। देखिए सबसे एंड गोल क्या है उसके ऊपर जब आप बात करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंड गोल है मुक्ति, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। ठीक है। जीवन मरण के साइकिल का एंड क्या है? मुक्ति है। मुक्ति यानी कि मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति क्या होगी? तो आप उस स्टेज में चले गए जहां पे आपके मरने के बाद फिर दोबारा कभी बर्थ नहीं होगा। आपके राइट। आपके अंदर आत्मा है। ठीक है। इसलिए आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ठीक है। तो वो आत्मा फिर से जाके परमात्मा में विलीन हो जाएगी, उसके बाद उसका जीवन मरण का साइकिल खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आए क्यों? तो लाइफ का फिर पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस है कि यहाँ पे एक्सपीरियंसेस आपको मिला, फिजिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंसेस आपको लेना है, और लेते लेते एक स्टेज पे पहुंचना है जहां पे आपके अंदर से किसी भी तरीके का इच्छा जो है वो खत्म हो जाए। इच्छा खत्म हो जाए कि मुझे ये चीज चाहिए था, नहीं मिला। ठीक है। ऐसा कोई कोई इच्छा ही ना रहे, मतलब जीवन से कोई इच्छा ना रहे, ना रिलेशनशिप से कोई इच्छा रहे। ठीक है। और ना ही मतलब अपने आप से कोई इच्छा रहे, इस संसार से ही कोई जब इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी, वो क्या बोलते हैं उसको, लोभ, माया, ईर्ष्या, ये सब जो होते हैं ना, क्रोध, तो इन सब चीजें का जो मतलब जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जब इन सब इमोशंस को आप लेट गो कर देते हो, एक स्टेज ऐसा आता है जब आपके अंदर ये सब इमोशंस कुछ भी इफेक्ट आपको नहीं कर पाता, और कोई इच्छा भी नहीं बचती कि फिर से कुछ चाहिए, कुछ खाना है, या कोई रिलेशनशिप, या कोई हेल्थ, या कुछ भी। तो वो स्टेज पे जाके उसके बाद जब आपकी मृत्यु होगी, तो आप आपका मोक्ष, आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कुछ इच्छा लेके आप मर ही नहीं रहे हो। ठीक है। तो उस तो वो स्टेज पे पहुंचना है। उस स्टेज पे पहुंचने के लिए क्या होगा, आपके साथ अलग अलग एक्टिविटीज होंगे, इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में, जो आपको कुछ ना कुछ इमोशंस क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे कभी किसी को, अब पैसे को लेकर अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसको लाइफ में वही प्रॉब्लम को एक्सट्रीम कर दिया जाए तो क्या होगा? उसका पैसे को लेकर इच्छा ही खत्म हो जाएगी। किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर वो रिलेशनशिप को लेके एक्सट्रीम, अगर उसके लाइफ में कुछ हो गया इंसिडेंट एक्सट्रीम, तो हर रिलेशनशिप को त्याग ही देगा, है ना। तो वो जब त्याग जब आप करते जाते हो, एक ऐसा स्टेज आता है किसी भी लाइफ में आपका आएगा, जब आपको इन सब चीजों को लेके कोई इच्छा ही नहीं रहेगा। आप या तो कोई संत महात्मा बन जाओगे, जैसे हमारे देश में भी कई सारे लोग हैं। ठीक है। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद मुक्ति, तो वो मुक्ति तक पहुंचने का ही रास्ता है, जहां पे आप सीखोगे कैसे कि मुझे किस चीज का त्याग करना है। या तो उस चीज को आप पूरी तरह से लाइफ में एंजॉय कर लोगे, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पास इतना पैसा होगा उसका तो कुछ इच्छा ही नहीं पैसे की, अब ज्यादा लेके करोगे क्या, कोई इच्छा नहीं बचती, तो आदमी स्पिरिचुअल बन जाता है, सब कुछ त्याग के
कहीं स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, ये होता है। या फिर कोई पर्सन इतना उसको सताया जाता है, इतना गरीब हो जाता है कि उसके बाद उसको पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं रहती, उसको जिंदगी जीने की इच्छा नहीं रहती। तो जब जिस दिन आपका इच्छा खत्म हो जाएगा, वो मुक्ति तक पहुंच जाओगे। उस मुक्ति तक पहुंचने के लिए लाइफ में ये सब एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। और ये सब एक्सपीरियंसेस करते जाएंगे, और एंड गोल में कहीं कभी ना कभी किसी भी ना किसी लाइफ में पहुंचेंगे। वो कौन सा लाइफ में पहुंचेंगे हमें नहीं पता है। तो फिर हमारे पास हमारी फ्री विल है हमारे हाथ में, जिसके नाते हमें कर्म करने हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वही गीता वाली बात आ जाती है, कहना आसान है लेकिन इसका जो रियलाइजेशन है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा ना करें। क्योंकि जब हम कह रहे हैं फल की इच्छा नहीं करो, तो वो भी तो एक तरह का वैराग्य ही तो है कि हम कर्म तो करते जा रहे हैं, बट अब जो भी रिजल्ट आए मैं उससे अटैच्ड नहीं हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप फल की इच्छा लेकर काम करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो आपको जैसे पहला फेल्योर मिलता है, क्योंकि कोई भी काम में ऐसा जरूर, जैसे आपका ही चैनल है, तो जब आपने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, उस समय आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो जब वो चैलेंजेस आते हैं और आप देखते हो कि रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है मुझे जैसा मुझे चाहिए था, एक होता है कि आपको ये गोल अचीव करना ही है, ठीक है, वो अलग चीज है, वो अचीव करना है। लेकिन जब वो एक इच्छा आप अंदर रखते हो कि मुझे इसी मीटिंग से मुझे ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरा पॉपुलर 10,000 लोग व्यू, 10,000 व्यू मिल जाए, ठीक है, 10,000 व्यू मिल जाए या 1 लाख व्यू मिल जाए, इतना रीच हो जाए मेरा। और उस इच्छा से जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी आता है, क्योंकि रिजल्ट तो ऐसा मिलता नहीं। और जब ऐसा बार बार होने लगे तो आदमी डिमोटिवेट होकर उसको छोड़ भी सकता है, उस किसी भी काम को। लेकिन जब आपका इच्छा ऐसा हो कि मुझे इस चैनल के थ्रू लोगों को सर्व करना है, चाहे एक एक के पास ही पहुंचे, वहां तक पहुंच के उसके लाइफ में अगर कुछ बदलाव आया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी। जब आपका सोच ऐसा होता है तो फिर कहीं इच्छा नहीं रहती, फिर आप अपना काम अपने बेस्ट वर्जन से करते हो, ज्यादा स्ट्रेस में भी नहीं रहते, और अपने काम को आप एंजॉय करते हो। और जब आप काम को एंजॉय करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए इस इच्छा, ये जो है ना, इच्छा की जो बात है, वो कहीं ना कहीं मैं अपने पर्सनल लाइफ में मैं देखता हूं, तो इसलिए मैं ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी मैं बता देता हूं कि इच्छा लेके तो हर कोई काम करता है, लेकिन मिलता उसी को है जिसके कुंडली में यह निर्धारित है, ठीक है। जिसके कुंडली में अगर वो चीज, जैसे बॉलीवुड में देख लें, क्रिकेट में देख लें, लाइफ की किसी मतलब वर्ल्ड के किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, किसी भी टाइप के लोगों में देख ले, कहीं ना कहीं एक टॉप पे होता है, उसके नीचे दूसरे लेवल पे होता है, तीसरे लेवल पे होता है। हर किसी के पास इच्छा होता है टॉप पे पहुंचने का, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पाता, मेहनत भी सेम करने के बाद भी, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप इच्छा, आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपके हाथ में नहीं है, आपका काम है सर्व करना, आप सर्व करते जाओ। एक बात और बोलिए अभी कि आप जब एंजॉय करके काम करते हैं तो फिर उसका फल मिलना तय ही हो जाता है। क्या हाँ। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जो आप एनर्जी की भी बात करते हैं, कि हम्म। बेसिकली जब फल की इच्छा नहीं है और आप पूरे पैशन से काम कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव होती है उस वक्त। बिल्कुल। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि जब हम बिना फल की इच्छा के और पूरे एंजॉयमेंट और पैशन के साथ काम करते हैं निस्वार्थ, तो रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, और वो वजह यही है कि एवरीथिंग इज गुड अराउंड। बिल्कुल, देखिए, एक होता है ना, जैसे कोई सेल्समैन है, उसको अगर वो टारगेट लेके चलता है ना, मुझे 1 लाख का सामान आज बेचना है, ठीक है, और वो देखता है कि अभी तो मैं 20,000 पे हूं, तो स्ट्रेस में रहेगा, हम्म। है ना। और उस स्ट्रेस के कारण वो 1 लाख के आगे 10,000 भी बेचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता ही है। अगर उसी चीज को, सेल्समैन के जो टारगेट था, उसको अगर हम उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दें, उसका परसेप्शन चेंज कर दें, किसी और तरीके में ले जाएं, और वो ऐसा कुछ करे कि मैं, ऐसा कुछ टारगेट सेट करे कि मैं 5 लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे अपने कैपेबिलिटी से जितने भी लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, कम से कम 5 लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के थ्रू, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। अगर ये इंटेंशन रहता है कि किसी के लिए आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंटली वहां पे बोलते हो, कॉन्फिडेंटली आप सेल कर पाते हो। उसी तरह आप अपने प्रोफेशन में जब आप अपना परसेप्शन चेंज करते हो, है ना, परसेप्शन चेंज करोगे तो आप अपने एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ एक परसेप्शन चेंज करने से। और जब आपका एनर्जी पॉजिटिव होता है तो आप लोगों को हेल्प भी कर पाते हो, और उसी का बाय प्रोडक्ट आपका, आपको जो चाहिए था वो भी मिल जाता है।
ऐसा आपने सुना होगा ना कि आपको अगर जो चीज चाहिए वही आप लोगों को देना शुरू करो, तो आपको भी मतलब लोगों को जो चाहिए वो आप लोगों को देना शुरू करो, तो आपको भी वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो राइट। ये चीज यूनिवर्स ऐसे काम करता ही है। हाँ, वो कहते हैं ना, अगर आप अपनी दृष्टि या नजरिया बदलें तो आपकी स्थिति भी बदल ही जाती है। अब अब अगर अब तक जो हमने बात की गोपाल जी, उससे कई बातें हमें क्लियर तो हुई हैं कि कितना इंसान के हाथ में, क्या इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म आपके हाथ में हमेशा हैं। तो अगर हम उसको लेकर हमेशा कॉन्शियस रहें तो बेटर है। बट हाँ, बिना किसी फल की इच्छा के अगर हम कर्म करें विथ मोर एंजॉयमेंट तो वो ज्यादा फलीभूत होने के चांसेस हैं। कुंडली मैटर करती है, जैसे आपने बोला कि सबने बराबर मेहनत की हो, लेकिन कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है। क्या ये भी एक वजह है, यानी कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि किसी की प्रॉब्लम ठीक होती है और किसी की नहीं होती? आपने ये सेंटेंस थोड़ी देर पहले अभी पॉडकास्ट में कहा था कि हम उपाय तो देते हैं, लेकिन किसी के लिए वो काम कर जाता है और किसी के लिए वो काम नहीं करता। देखिए क्या होता है कि अगर आपके लाइफ में बदलाव आने का समय अगर अभी तक नहीं आया है, हम्म। ठीक, तो आप सबसे पहले तो आप आएंगे नहीं मेरे पास, क्योंकि आपको वैसा कुछ मिलेगा ही नहीं अपॉर्चुनिटी जहां पे आपके लाइफ में कुछ बदलाव आए। पर लेकिन अब ऐसा कोई आपके समय, पास आ गया और आपने उसको रेमेडी बता दी और हाँ वो फिर भी उसके लिए काम नहीं की, मतलब आई एम बिल्कुल, नॉट। मैं इसलिए यही बता रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में बदलाव आना है तभी आप किस सबसे पहले तो तभी आप कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई ना कोई हम्म। आपको मिलेगा, या आप एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजी या कोई कोच गुरु मेंटर कोई भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं मिला है, ठीक है, तो एक रीजन ये होता है कि आपके लाइफ में बदलाव आने का ये सही समय नहीं, क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि मैं लोगों को रेमेडीज देता हूँ, वो 6-6 महीने तक इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, हम्म। ठीक है, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। तो वो भी चीज है। और रिजल्ट ना आने का मैंने ये भी देखा है कि इम्प्लीमेंट करते हैं तो ठीक तरीके से भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कई बार वो हम्म। उल्टा पुल्टा करते हैं, या फिर 2-4 दिन या 1 महीना किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। ऐसे मैंने एक केस केस देखा था कि मेरे पास एक क्लाइंट था दिल्ली का, उन्होंने उनको जॉब चला गया था। तो जब मेरे पास आए मैंने उनको रेमेडीज दिया, उनको 2 महीने के अंदर जॉब लग गई, और जॉब में वो इतने बिजी हो गए कि उन्होंने वो रेमेडी बंद कर दिया, ठीक है, वो सिंबल्स बनाना बंद कर दिया, और फिर अगले 1 महीने बाद ही उनकी जॉब भी चली गई। तो जॉब भी मिला, रेमेडी किया, जॉब मिला, लेकिन रेमेडी उसके बाद बंद कर दिया, तो जो बाय डिफॉल्ट एनर्जी था उनके अंदर वो एक्टिवेट हो गया, फिर उनका जॉब भी फिर 1 महीने में ही चला गया। तो कई बार लोग कंटिन्यू भी नहीं करते। तो किसके लाइफ में क्या है वो तो बता पाना मुश्किल। मतलब कुंडली से तो दिखता ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप फिर भी अगर रेमेडीज करते रहोगे तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव तो होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि रेमेडीज से हमेशा ही मतलब पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि लाइफ में अप डाउन तो आते ही जाते रहेंगे। मैं खुद भी सिंबल्स अपने बॉडी पे हमेशा डेली में बनाता हूँ, अपना जो मेरा रेमेडी है वो मैं डेली करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, और उसके बाद भी मेरे लाइफ में भी अप एंड डाउन तो आता ही है, फिर भी मैं उसको छोड़ता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली रेमेडी, आप कहाँ कंसिस्टेंट रहे किसी भी हाँ चीज को लेकर, वो यहाँ पे हाँ, भी अप्लाई वो करती भी है, चाहे एक वो चीज है। रेमेडी और ही हो। दूसरा क्या है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और माइंडसेट के भी क्लासेस देता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने ये देखा ना कि कई लोग माइंडसेट में उतने स्ट्रांग नहीं है, जो आइडियाज को कुछ कहीं भी कुछ बदलाव करना होता है ना तो वो नहीं कर पाते हैं, डर लगता है, फियर के हम्म। कारण, ठीक है, क्लैरिटी ना होने के कारण, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो जब वो इस तरह से अपने माइंडसेट में कुछ बदलाव नहीं ला पाते तो उनके रिजल्ट में भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि समझिए कि आपके घर का एक मतलब सरकमस्टांसेस ऐसा था जिसके कारण आपका एक नेचर बन गया है ना, और उस नेचर के कारण आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब तक उस नेचर में कुछ बदलाव ना आए, जहां पे जिस नेचर के कारण प्रॉब्लम आ रहा है उसमें बदलाव नहीं आएगा, तो लाइफ में भी बदलाव आना मुश्किल है। तो कुंडली और वास्तु क्या है, ये सब एनर्जी है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण आपका पर्सनैलिटी बनता है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स बनते हैं, आपका माइंडसेट बनता है, लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में कराते हैं जिसके कारण आपका ऐसा इमोशनल स्टेटस बनता है अंदर, है ना।
अलग अलग इमोशनल स्टेट्स हो जाते हैं आपके अंदर में। तो जब उन सब चीजों को आप ठीक करना नहीं जानते, ठीक है, और आप रेमेडीज करते हो तो उससे तो डेफिनेटली आता ही है। लेकिन जैसे ही आप ये भी जानते हो कि मुझे एक्शन लेना है, सही डायरेक्शन में लेना है, और कहाँ क्या बदलाव करने से आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जब ये सब चीज भी आप करना जानते हो तो रिजल्ट काफी ज्यादा फास्ट मिलता है। इसलिए मेरे रेमेडीज रिपोर्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी देता हूँ, और ये है, वो रेमेडी ऐसा है कि आप रोज रात को सोने से पहले एक बार सोचो ऐसा कि आज के दिन में ऐसा क्या किया होता, एक या दो एक्टिविटीज, जिससे रिजल्ट या जो भी पूरा दिन का जो सीन था उसमें पॉजिटिव बदलाव आता, या कोई क्या एक्टिविटीज आपने ऐसा किया जिसको कुछ बदल के कुछ और करते तो ज्यादा बेटर होता। ये हो गया इंट्रोस्पेक्शन वाला। अगर आप जब ये डेली अगर सोचने लगो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आइडियाज आना शुरू होगा कि ये एक्टिविटी के बदले अगर मैं इसको इस तरह से किया होता तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। तो मैं रिपोर्ट हम्म। में बोल, इसको आप जो भी आइडियाज मिलता है नेक्स्ट डे से इंप्लीमेंट करना चालू करो। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन की हम बात तो करते ही हैं। जब हम हाँ, खुद से बात करते हैं और एनालाइज करते हैं तो जाहिर तौर पे हमें खुद भी सारे जवाब मिल ही जाते हैं धीरे धीरे कि क्या मैं कोई और ऑल्टरनेट अपनाता या अपनाती तो शायद ये चीज बेहतर हो पाती है, एंड देन दैट में ट्रिगर टू मेनी अदर ऑप्शंस। देखिए, तो इसको है ना, मैं एक सिंप्लीफाइड वे में आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। जी। ठीक है, जैसे एक पॉन्ड है, उसमें गंदा पानी हमेशा आता है, चारों तरफ से गंदा पानी आ रहा है और पॉन्ड पूरा गंदगी से भर गया है, ठीक हम्म। है। अब उस पॉन्ड को अगर हमारी सरकार चाहती है कि उस पॉन्ड को क्लीन करके इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, या ऐसा बनाया जाए कि चारों तरफ गार्डन हो जाए और लोग वॉकिंग के लिए सुबह शाम डेली आए, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? यानी कि एक गंदगी है, एक ऐसा लाइफ है जहां पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको बना के ब्यूटीफुल एक ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड लाइफ बनाना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? जब मैं ऐसे लोगों को पूछता हूँ तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमें उस जो पॉन्ड है ना, गंदगी गंदगी को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, गंदगी को क्लीन करेंगे तभी वो पॉन्ड क्लीन होगा। लेकिन मेरा आंसर ये होता है कि गंदगी को क्लीन करने से पहले उसमें जो गंदगी आ रही है ना, उसके सोर्स को स्टॉप करना जरूरी है, राइट। हाँ। ठीक है। सबसे पहले जब सोर्स को स्टॉप कर देंगे, उसके बाद जब आप क्लीन करेंगे तो ही वो क्लीन रह पाएगा, नहीं तो आप क्लीन करते जाओगे और गंदगी भी आती रहेगी। उसी तरह कुंडली और वास्तु ये सोर्स है। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, इनका सोर्स बनता है आपका कुंडली और आपका वास्तु। कुंडली है तो वास्तु में भी प्रॉब्लम होता ही है, कुंडली में प्रॉब्लम है तो वास्तु में भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं ही, ठीक है। हम्म। जब इन दोनों सोर्स को आप ठीक कर लेते हो, उसके बाद आप अपने लाइफ को क्लीन करना चालू करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, एक्शंस लेने लगते हो, प्लानिंग करते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो जो सोर्स से जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये जो दो एपिसेंटर्स आप हमें बता रहे हैं जहां से आपकी लाइफ की एनर्जी फ्लो करती है, आपका वास्तु और आपकी कुंडली, और माइंडसेट भी आप गिनते हैं अपनी रीडिंग्स में, जहां आप कई बार ये भी कहते हैं कि आपका माइंडसेट या आपकी मनस्थिति कैसी है वो भी इम्पैक्ट करेगी, जिसके बारे में आपने अभी हमें भी बताया। तो मैं आपसे अब डिटेल में समझना चाहती हूँ, जो लोग आपको आज सुन रहे हैं वो आपकी नजर से वास्तु को और कुंडली को कैसे देखें। मतलब आप ऐसे कौन सी रेमेडीज लोगों को बता रहे हैं जिससे उनके लिए ये समझना आसान हो जाए कि कल को कोई कंसल्टेशन के लिए आपके पास आता है या कोई अपना नजरिया या होराइजन वाइडन करना चाहता है एस्ट्रोलॉजी और कुंडली की समझ के नाते, तो हम्म। वो कैसे समझे इसको? आप वो हमें क्या एक नया पर्सपेक्टिव या वो कौन सा नया विजन दे रहे हैं जिसे हम कुंडली और एस्ट्रोलॉजी को एक अलग नजरिए से देखें? देखिए, कुंडली हमें कर्म बताता है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, ठीक है। उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। और उसमें एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट्स के ऑपोजिशंस होते हैं, तो उन ऑपोजिशंस के लिए किस तरह का रेमेडी होता है वो मैंने ऑलरेडी बताया। लेकिन प्लैनेट्स के जो जैसे 12 भाव हैं हमारे कुंडली में और 9 प्लैनेट्स हैं, तो जिसका भी समय आता है वो बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या एक्शन लेना है,
कुंडली के कौन कौन से हाउसेस से रिलेटेड क्या क्या एक्शंस आपके लाइफ में लेना है। जैसे मान लो कि कोई जॉब कर रहा है, वो 6th हाउस को यूज कर रहा है, जॉब के लिए 6th हाउस होता है, वो 6th हाउस को यूज कर रहा है, लेकिन अभी उसके कुंडली में ऐसे हाउसेस एक्टिवेट हो गए हैं जहां पे 9th हाउस या फिर 7th हाउस एक्टिवेट हो गया, या फिर कोई 11th हाउस एक्टिवेट हो गया, कोई भी अदर हाउस एक्टिवेट हो गया, और उससे रिलेटेड उसके लाइफ में कोई एक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, उस हाउस से रिलेटेड अगर वो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जो एक्टिवेट हो गया है, तो उसको उस हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिलना चालू होगा, क्योंकि ये एनर्जी को हमको यूटिलाइज करना है। तो कोई आप एग्जाम्पल हमें दे सकते हैं ताकि हम थोड़ा और सहज तरीके से इसे समझ पाएं, बिकॉज 6th हाउस 9th हाउस शायद हम सब ना हाँ, समझ पाए। मैं बट बताता हूँ। बट अगर आप कोई एक एग्जाम्पल लें कि किसी की जॉब है 6th हाउस की वजह से, लेकिन बाकी हाउसेस जो एक्टिव हो गए उनकी एनर्जी वो यूज नहीं कर रहा, इसे आप थोड़ा सिंपल करके बताएं कोई हाँ, एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे कोई बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो बैंक में जॉब करने वाला पर्सन का 2nd हाउस 6th हाउस का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। या फिर सिर्फ 2nd हाउस का ही कनेक्शन होगा। ठीक है, तो हम्म। भी बैंक में जॉब हो सकता है। अब उसके कुंडली में अभी एक समय आया जिसमें 8th हाउस एक्टिवेट हो गया, और 8th हाउस पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी नहीं है, कोई नेगेटिव प्लैनेट का ऐसा कोई ऑपोजिशन भी नहीं है। ठीक है, तो 8th हाउस को पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए। तो 8th हाउस हम्म। में क्या होता है, वो बैंकिंग से जुड़ा है, तो सीए अगर है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड कोई वर्क कर रहा है, या कोई हेवी डाटा ओरिएंटेड जिसमें रिसर्च कुछ कर रहा है बैंक के अंदर, अगर इन सब चीजों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर वो नॉर्मल बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब कर रहा है और 8th हाउस एक्टिवेट हो गया, तो 8th हाउस होता है सडन लॉसेस का, पेनफुल सिचुएशंस का, सर्जरी का, क्रोनिक हेल्थ इश्यूज का। तो वो 8th हाउस की एनर्जी को वो अगर यूटिलाइज नहीं कर रहा है अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, तो उसको क्रोनिक हेल्थ इश्यू होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण हो यानी सकता है कि फ्यूचर। प्रोफेशनली अगर वो एनर्जी को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे तो उनकी हाँ, हेल्थ पे आ सकता है। 8th हाउस में क्रोनिक हेल्थ इश्यूज होता है, तो क्रोनिक हेल्थ इश्यूज डेवलप होना चालू हो जाएगा। यानी कोई भी हाउस अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, यूज करें तो आपको ग्रोथ देगा, अगर आप उसको यूज नहीं करें तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो समझ गए? आपकी रेमेडी में आप वो एक्शन सजेस्ट करते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ कि इसको हम कर्मा अलाइनमेंट बोलते हैं, कि कुंडली के हिसाब से आपको क्या कर्म करना चाहिए। कुछ जैसे शनि है, शनि कर्म का ही कारक होता है, तो शनि के हाउसेस को आप लाइफ टाइम कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बाकी जो 8 प्लेनेट है वो भी तो कुछ कुछ हाउसेस को डिनोट करते हैं, और उनका समय आ गया और आप सिर्फ शनि से रिलेटेड काम कर रहे हो, और गुरु 9th हाउस दिखाता है, तो और गुरु से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ही नहीं है लाइफ में, तो फिर 9th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। आपके फादर को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या धर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो आप सकता है कि आपका कोई एक हाउस है जिसकी वजह से आपका कोई एक कार्य, चाहे वो प्रोफेशन हो या जिस भी वो हाउस जिस चीज का भी कारक हो आपकी लाइफ में, सो बेसिकली उसके नाते तो आपकी लाइफ में ठीक चल रहा है कुछ, लेकिन हाँ, देयर इज अ फेज इन लाइफ जहां पे कुछ और प्लैनेट्स हैं जो कि एक्टिव हो गए हैं आपकी लाइफ में इस फेज में। अब अगर हम्म, उनसे रिलेटेड हम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो हाँ, हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। हाँ, वो देगा ही देगा, दे सकता नहीं, वो देगा ही देगा। वो देगा ही देगा। तो हाँ, देगा क्या ही देगा। इसका मतलब ये है कि किसी का समय अच्छा है तब भी उसको कुंडली एनालिसिस करा लेना चाहिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो तो लाइफ में खुद ही पता चलता है ना, कि जब आप धीरे, ऐसा प्रॉब्लम कोई अचानक सडनली नहीं आता है कि एक ही दिन में आया और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया लाइफ में। एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सब प्रॉब्लम सडनली होता है, 8th हाउस कनेक्टेड है, सडन होंगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, और वो उसका अचानक से 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, तो 12th हम्म। हाउस एक्टिवेट होते ही वो दिखाता है कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, या तो वो एमएनसी में जॉब करे या अब्रॉड चला जाए। ठीक है, ये दो हो सकता है, या तो कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने लगे। अगर ये तीनों सब एक्टिविटी में नहीं कर रहा है वो, तो क्या होगा, 12th हाउस लॉसेस का होता है। तो जहां पे उसको 12th हाउस से बेनिफिट मिलना चाहिए था, ठीक है, अब्रॉड जाके या एमएनसी में जॉब करके, उसके बदले वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं, तो लॉसेस उसके लाइफ में बढ़ने लगेंगे। लॉसेस में भी
हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, मेडिकल और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब इंसिडेंट उसमें दिखते हैं। तो मैं बेसिकली अगर हम्म, तो मेरे पास जो लोग आते हैं तो मैं सिर्फ रेमेडी ही नहीं देता हूँ, उनको ये भी बताता हूँ कि अभी जो समय आप जो एक्टिविटी कर रहे हो इस प्लानट के हिसाब से है, वो ठीक है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। साथ में ये भी बताता हूँ कि इस समय ये प्लानट ये डिमांड कर रहा है। अगर आप अपने प्रोफेशन में इन सब एक्टिविटी को किसी तरह जोड़ दो तो आपका प्रोफेशन और अच्छा हो जाएगा। जैसे एक अभी मेरे पास कल ही एक क्लाइंट थे, तो उन्होंने वो मशीन सेल करते हैं, तो और उनका 6th हाउस में गुरु है। गुरु अभी एक्टिव है 6th हाउस में, 7th हाउस का स्वामी चलो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन 6th हाउस सर्विस को दिखाता है। लेकिन वो ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस कुछ करते नहीं। तो मैंने उनको बोला कि कुछ आप सर्विस ओरिएंटेड काम करो, तो सब लिस्ट देख लिया कि सर्विस ओरिएंटेड काम में कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैंने बोला कि सिर्फ आप जो मशीन सेल करते हो ना, उसका उसके लिए 1-2% को सर्विस के लिए रख लो, कि कहीं कुछ रिपेयर करना होगा ना तो ये पर्सन हम सर्विस भी आपको करके देंगे। हाँ हाँ तो सर्विस आपके काम में इंक्लूड हो गया। तो अब ये आपको यही आपको ग्रोथ देने लगेगा, आपका जो पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कंबाइन करते हैं ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। उस उन प्लैनेट की एनर्जी को यूटिलाइज करना है ना, अगर अगर यूटिलाइज नहीं हमने करेंगे एनर्जी तो यूटिलाइज नहीं की और एनर्जी डोमेंट रही तो वो हमें नुकसान देगी। और नुकसान देगी। आपकी रेमेडीज जो हैं वो एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती हैं, जैसे कि ये हाँ हाँ वाजिब उदाहरण है कि वो सर्विस को जोड़ लें अपने बिजनेस में तो उनको वो फलीभूत होगा। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये फेजेस लाइफ के चेंज होते होंगे, तो समय समय पर अलग अलग रेमेडी कह लें या एक्शंस जो हैं उनकी ओरिएंटेशन हो जाती होगी। हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया कि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाइफ में आना ही है। ऐसा किसी की हम्म। लाइफ में नहीं होता कि बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा ही रहता है। और नेगेटिव, कभी नेगेटिविटी का ज्यादा मतलब बढ़ जाता है वो, तो पॉजिटिविटी हमें लाइफ में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन दोनों एक साथ ही रहते हैं। और कई बार मैंने ये देखा कि कुंडली बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छा है उनका, लेकिन उन्होंने उन हाउसेस को यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया। एक ही जगह, जैसे जॉब में जाने वाले क्या होता है ना, वो अटक के रह जाते हैं, 6th हाउस को ही सिर्फ यूज कर रहे होते हैं जो लोग जॉब में जाते हैं, बाकी हाउसेस को यूटिलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से फाइनेंशियली चैलेंज भी आज वो झेल रहे हैं, और साथ ही उनका जॉब भी चला गया। ठीक है। तो ये भी कई बार होता है। अब हम लोग जॉब वाले उतना नहीं सोच पाते, उतना डिसाइड नहीं कर पाते अपने लाइफ के बारे में क्या करना है नहीं करना। जॉब से सैलरी आता है, कंफर्टेबल होते हैं उसमें कि जॉब डेली जाना है, डेली आना है, महीने के अंत में सैलरी आ जाएगा। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आता है तो सैलरी से उनका खर्चा चलता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, कोई ना कोई चैलेंज आ गया, तो उसी में वो उलझे रहते हैं। वो कभी इस तरह से डिसाइड नहीं करते कि लाइफ में कुछ करना है। ठीक है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जॉब के अंदर मतलब इस तरह सोच पाते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और इसके कारण अगर वो हाउसेस को यूटिलाइज नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है उनके लाइफ में। ऐसे भी कई सारे केसेस हैं मेरे पास। तो गोपाल जी, एक तो बात आपकी हमें समझ आई कि अकॉर्डिंग टू द चार्ट एनालिसिस समय जैसा भी हो, मैं तो उम्मीद करती हूँ सबके लिए अच्छा ही रहे। तो उस हिसाब से भी अगर हम अपने चार्ट का एनालिसिस करा लेते हैं तो फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको लाइफ में क्या करना है बेसिकली। बिल्कुल। एक ना लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि कई बार ना घर में नाते रिश्तेदारों में या घर के बड़े कहते हैं कि हर एक को अपना चार्ट, अपनी कुंडली, अपना हाथ या भाग्य से रिलेटेड कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है वो सबको नहीं दिखाना चाहिए। ये कहाँ तक सही है, इस बारे में आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि जैसे देन आपकी जो एनर्जी है वो लीक हो सकती है या डाइल्यूट हो सकती देखिए एनर्जी तो ऐसे ही लीक नहीं होती है। ठीक है, उसको लीक करने के लिए या उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स होगा। है। हम्म। जैसे आप मुझे अपना कुंडली दिखाते हैं और मुझे मेरे पास वो ज्ञान ही नहीं तंत्र विद्या का, मैं हम्म। तांत्रिक नहीं हूं, तो मैं कैसे आपका एनर्जी यूज कर लूंगा। हाँ। नहीं, पर अगर कोई ज्ञाता हो और हाँ दिखाई तो वो जाए तो कर इज सक इट सेफ? वो कुंडली ना भी दिखाए तो भी तो वो कर सकता है, आपके चेहरे को देख के ही कर सकता है। तो इस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कई ऑकल्ट साइंसेस के जो जानकार हैं, ज्ञाता हैं, वो भी कई बार ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा या हर जगह या मतलब कोशिश करें कि अपनी आप कुंडली ना दिखाएं। तो मैं आपका इसमें व्यू जानना चाहती हूँ, ये कहाँ तक सच है, और अगर ये सच है तो
क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ ना कि सिर्फ कुंडली दिखाने से ही प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है। आपका चेहरा से भी वो जो भी तांत्रिक होते हैं वो कर सकते हैं। कितना इफेक्टिव होता है मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, क्योंकि मैं उनके पास गया था जब मैं बहुत परेशान था अपने लाइफ में, तो वो कुछ कर नहीं पाए थे मेरे लिए, कुछ पॉजिटिव कर नहीं पाए थे। तो होपफुली कुछ। हॉरोस्कोप एनालिसिस करा लेना, इज इट सेफ? बिल्कुल। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है और वो अच्छा काम कर रहा है अपने फील्ड में, तो आप उनके पास जाके हॉरोस्कोप एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको जानता नहीं तो मेरा आपसे क्या दुश्मनी जो मैं आपको कुछ करूंगा, खराब करूंगा या कुछ करूंगा, है ना। और दूसरा, और फिर कोई अगर कुछ नेगेटिव करना चाहता तो पूजा पाठ करने टाइप का होगा। मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। मैं ना मेरे रेमेडीज में होता है, ना मेरे अपने लाइफ में होता है कि मैं किसी के लिए पूजा पाठ में यहाँ पे बैठ के कर लूं, तो उतना समय भी नहीं रहता है। ठीक है। अगर कोई ऐसा पूजा पाठ करने वाला कोई पंडित अगर देख रहा है और आपको जानता है और आपसे जेलस है, तो उनके पास मत जाइए। किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के पास जाइए जो आपको हेल्प कर सकता है और उसका नाम भी हो, आपने सुना हो, कहीं पॉपुलर हो, कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस मिला हो कि इसके पास जाने से काम होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपका काम कर सके और जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। कि हर किसी को दिखाते मत फिरिए कि मतलब ये भी एस्ट्रोलॉजर, मैं इनको भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कुछ नेगेटिव नेगेटिव लोग हों तो नेगेटिवली उसका यूज कर सके, लेकिन ये कैसे होता है मुझे नहीं पता। और और तांत्रिक लोग, उनका एनर्जी काम करता है नहीं करता, मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। मैं जब उनका हेल्प लिया था तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके कुंडली में प्लैनेट्स अगर स्ट्रांग होंगे, तो कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई मतलब ये देखने वाले, कुंडली देख के कुछ नेगेटिव करने वाले लोग भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर कुंडली में प्रॉब्लम होगा तो, और कोई दूसरे लोग नजर ना भी लगाए, कोई ब्लैक मैजिक ना भी करे, तो भी आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही इन सब चीजों का। बेसिकली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि कई बार ये सजेस्ट किया जाता है कि अन्यथा या ऐसे ही, या फिर जस्ट जस्ट फॉर द हॉबी और जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी आप यू डोंट रेफर फॉर ऑल ऑफ दिस, बट उसके कई मतलब निकल सकते हैं और आपकी बात भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब यूनिवर्स की, भगवान की प्रोटेक्शन है तो फिर हम सब तो इंसान ही हैं। गोपाल जी, आपने कई रेमेडीज की बात की, एक रेमेडी हमें अच्छे से समझ आई जो कि एक्शन ओरिएंटेड हो सकती है। आपने बताया कि किस तरह से एक पर्टिकुलर फेज में अगर कोई प्लानिटरी पोजीशन है जहां पे वो प्लैनेट एक्टिव हो गया है और उसकी एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो शायद प्रॉब्लम आ जाए। आपके हिसाब से प्रॉब्लम आएगी ही, शायद मैंने बोला। तो हाँ, अब गोपाल जी, ये एक तरह की रेमेडी हो गई कि आप कोई एक्शन सजेस्ट करेंगे, आपने इसके उदाहरण भी दिए। कुछ रेमेडीज आप देखते हैं, देते हैं वास्तु के नाते भी, और आप एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए सिंबल की भी रेमेडी देते हैं। तो इसका भी कोई उदाहरण अगर आप हमें समझा सके कि ये ऐसी कौन सी सिंपल रेमेडीज हैं, जैसे कि आप क्लेम करते हैं कि रेमेडीज बहुत सिंपल हैं, कोई खर्चा इनमें है नहीं। तो एक तो एक्शन ओरिएंटेड रेमेडी आपने दे दी, अब वास्तु ओरिएंटेड रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, वास्तु में क्या होता है कि आपके घर का एंट्रेंस होता है। हम्म। ठीक है। फिर उसमें किचन होता है। मैं बेसिक वास्तु को पहले ठीक करता हूँ। उसमें एंट्रेंस हो गया, किचन हो गया, बेडरूम हो गया, फिर टॉयलेट्स कहाँ पे हैं, अगर आपके कुंडली के हिसाब से उसको मैच किया जाता है। अगर किचन, कई लोग बोलते हैं वेस्ट में अच्छा ना नहीं होता है, लेकिन अगर किचन वेस्ट में, कुंडली में अगर दिखता है कि मंगल का स्थान कहाँ पे है, कहाँ से वो पॉजिटिव, अगर वो वेस्ट से पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है आपकी कुंडली में और वेस्ट में किचन है, तो आपके लिए अच्छा है। वहाँ एक नॉर्मल छोटा सा वास्तु रेमेडी कुछ कर देंगे। वेस्ट में जनरली स्पेस का स्थान होता है, वहां पे व्हाइट होता है, लेकिन मतलब स्पेस और फायर आ जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो हम कुछ येलो ऑब्जेक्ट कुछ वहां पे रख देंगे तो वो बैलेंस हो जाता है। तो किचन भी वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना चालू करेगा, मंगल का पॉजिटिविटी वहां पे आपको आने लगेगी। उसी तरह टॉयलेट में भी हम राहु का देखते हैं कुंडली के अंदर। अगर किसी डायरेक्शन में टॉयलेट है और राहु वहां पे प्रेजेंट नहीं है कुंडली में, उस डायरेक्शन में, तो उस टॉयलेट को कैसे ब्लॉक किया जाए इजी वे में, उसका रेमेडी देता हूँ। सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कोई टीडीएस भी नहीं होता है, और उससे टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। इसी तरह बहुत काफी सिंपल ही रेमेडीज होते हैं। कॉस्टलेस रेमेडी कुंडली में होते हैं, जो सिंबल्स मैंने बताया आपको। ठीक है। वो सिंबल्स प्लैनेट के सिंबल्स होते हैं।
जैसे आप गूगल में जाके सर्च करोगे कि वीनस सिंबल्स, वीनस सिंबल एस्ट्रोलॉजी, तो वीनस का एक सर्कल और नीचे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो सिंपल सिंबल है, सिंपल है, एक सर्कल नीचे प्लस साइन, इतना ही बनाना है। मार्कर पेन से अपने बॉडी पे बनाना है। बॉडी पे कहाँ बनाना है ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के कैलकुलेशन पे। हो सकता है आपके चेस्ट पे बनाना पड़े, पेट पे बनाना पड़े, थाइस पे बनाना पड़े, या पैर पे, काफ मसल पे, हेड से लेके नीचे तक। अगर यहाँ गले या गले से ऊपर आता है तो हम उस पे सिंबल नहीं बना सकते। हेड पे आता है तो हम उसके रिलेटेड कैप पहन सकते हैं। अगर कोई लेडी है तो उनके लिए हम वो अपना हेयर पिन उस कलर का यूज कर सकते हैं। गले में आता है तो उससे रिलेटेड हम धागा पहन सकते हैं उस कलर का। बाकी यहाँ कंधे से नीचे तक जो भी कोई प्लेस पे अगर वो सिंबल प्लेस करने के लिए आता है तो वहां पे मार्कर पेन से इजीली आप एक सर्कल नीचे प्लस साइन बना सकते हो। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि हर चीज एनर्जी है ना, इवन साइन, कलर, हर चीज में एनर्जी है। तो प्लैनेट का सिंबल भी वो डिनोट करता है प्लैनेट को, उसका कलर भी डिनोट करता है उस प्लैनेट को। तो ये प्लैनेटरी एनर्जी को हम शिफ्ट करके किसी और राशि से एक्टिवेट करते हैं, जहां से वो अपोजिशन क्रिएट करने के बदले सपोर्ट करने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लैनेट का, आपकी कुंडली का प्लैनेट मूव हो गया, वो तो वहां से तो एक्टिव होकर आपको अपोजिशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा ही करेगा। अभी भी कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा, रेमेडी कर रहे हो तो भी करेगा। लेकिन उसी का कुछ पार्ट, मान लो 5%, 10% ही अगर यहां से भी उसका एनर्जी क्रिएट होने लगे तो एक अपोजिशन के बदले एक पॉजिटिव भी, तो पॉजिटिव सपोर्ट भी तो आपको मिल रहा है उसी प्लैनेट का एनर्जी का, है ना। तो जब वो आपको मिलना चालू होता है तो अपोजिशन का इफेक्ट कम होता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू होता है। यही है। ठीक है, तो गोपाल जी, ये जो सिंबल्स बनाने की आपने बात कही, क्या ये टाइमलेस हैं? क्या आजीवन ही बनाने हैं, या फिर कुंडली के हिसाब से कोई पर्टिकुलर टाइम फेज है आपकी लाइफ में और तभी इनका इस्तेमाल करना है? ये क्या वैरी करता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि जो प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं उनके हिसाब से दिया जाता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जैसे महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर दशा है, इसी तरह सूक्ष्म दशा तक जाता है, अलग अलग दशा। तो हर समय हर प्लैनेट एक्टिव होता ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स जो प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं सभी का सिंबल्स देता हूँ कि बनाने में 10 सेकंड का ही टाइम लगता है। आप उसको डेली बना सकते हो, उसमें कोई खर्चा भी नहीं आता बनाने में। तो मैं सभी जो प्लैनेट्स अपोजिशन में हैं उनके हिसाब से मैं रेमेडी देता हूँ। वो करने से वो आप उसको कंटिन्यू लाइफ टाइम करना थोड़ा अजीब भी लगेगा, तो आप टैटू बना सकते हो, है ना। तो उस कलर का आप टैटू जब बना लेंगे, जैसे 3 महीना, 2-3 महीना ड्रॉ किया, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है लाइफ में, तो आप उसका टैटू बना सकते हो। अगर टैटू बन गया तो आपको डेली बनाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा गोपाल जी, सिंबल्स को लेके और एक जनरली हमारी लाइफ में क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनके बारे में मैं आपसे और विस्तार में बात करूंगी। लेकिन अभी आप बता रहे थे कि कैसे हम कुंडली के हिसाब से वास्तु और दोनों को बेसिकली कन्वर्ज करते हैं ताकि वो सिनर्जी में रहें और आपके लिए काम करें। तो जैसे आपने बताया विद एन एग्जाम्पल कि अगर वेस्ट में किचन आ गया है और वो कुंडली के नाते सूट करता है तो आप कोई छोटा उसके लिए रेमेडी दे देंगे। हाँ, लेकिन सवाल मेरा ये है कि घर एक है और रहने वाले 5 और पांचों की अपनी अपनी कुंडली। तो हम कैसे सिंक करेंगे पांचों लोगों की लाइफ से उस पर्टिकुलर वास्तु को? क्योंकि किसी के लिए कुंडली में वेस्ट अच्छा हो सकता है पर शायद बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए वो ना हो। बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या है ना कि प्रॉब्लम किसको आ रहा है। अगर घर में एक ही परिवार में 5 लोग हैं तो हम्म। उसको किसके लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाता है। अगर आप जनरली उसको बैलेंस करना है तो जो घर का करता धरता है, अगर वो चाहे मतलब कोई फीमेल हो या मेल हो, जैसे हस्बैंड वाइफ अगर और बच्चे रह रहे हैं, तो हस्बैंड अगर मतलब वो पूरा फाइनेंशियल देख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली पैसे पे ही सब कुछ डिपेंड होता है ना, फैमिली का फ्यूचर भी, उन बच्चे का पढ़ाई भी। तो जो कमा रहा है, ठीक है, और या फिर बहुत ज्यादा कमा रहा है कंपैरिजन में, वाइफ भी कहीं जॉब कर रही है और वाइफ बहुत ज्यादा कमा रही है, वो है करता धरता घर का, तो उसके हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अगर आप जनरली करा रहे हो तो वो है। फिर अगर किसके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, तो उस समय वो क्रिटिकल स्थिति में है, फिर उसके कुंडली के हिसाब से
उस वास्तु को देखा जाएगा, उसकी कुंडली के हिसाब से उसको रेमेडी दिया जाएगा, क्योंकि उसको उसका ठीक होना ज्यादा जरूरी है अभी। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है और वही करता धरता भी है तो उसके ही कुंडली से देखा जाए, सबके कुंडली से एक साथ रेमेडी करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर दो करता धरता है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, बराबर इनकम है, या फिर यूं कह सकते हैं फादर एंड सन है, दोनों ही कमाते हैं और दोनों की यू नो इम्पोर्टेंट है इनकम, तो तब उस सिनेरियो में कुछ मिडिल पाथ भी होता होगा। देखिए, एक है, सबसे पहले तो दोनों कमा रहे हैं, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम किसको है लाइफ में, है ना? प्रॉब्लम किसे आ रही है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से वास्तु का सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि मेरा मतलब घर है, मुझे इसका वास्तु ठीक कराना है। अगर आपने घर लिया है, नया लिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले उस घर में जाके रहो। अगर प्रॉब्लम आना चालू होता है, उस सिम्टम्स के हिसाब से रेमेडी होता है वास्तु का, डायरेक्शन के हिसाब से नहीं। अगर जब तक सिम्टम्स नहीं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, मैं अभी ठीक हूं, मेरा इलाज कर दो, तो क्या करेगा डॉक्टर? कुछ नहीं करेगा ना। लेकिन जब आप जाओगे, उनको सिम्टम्स बताओगे, खांसी हो रहा है, गले में प्रॉब्लम है, सर दर्द भी रहता है, तो डॉक्टर सोचेंगे अच्छा इस समय ये सीजन चल रहा है, ये इस तरह की बीमारी हो सकती है, उसी हिसाब से वो टेस्ट भी लिखता है। आपकी बात वाजिब है, बेसिकली कोई जाएगा भी तभी जब लाइफ में प्रॉब्लम होगी। बट हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी बात की ना कि अ, जैसा कि आपने बताया कि अगर किसी का समय ठीक भी चल रहा हो और उसकी लाइफ में कुछ प्लैनेट्स एक्टिव हो गए या होने वाले हैं, और अगर उसकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेगा तो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके लिए कुंडली जरूरी है, वास्तु नहीं। वास्तु जरूरी नहीं है। हाँ, वास्तु आप तभी करेंगे जब कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है। हाँ, तो वास्तु के सबसे पहले नाते कुंडली देखा जाता है, उसके बाद ही वास्तु। ठीक है, कुंडली में प्रॉब्लम है, उससे रेफरेंस लेकर हम वास्तु में चेक कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम से लेकर मैच कर सकते हैं सिम्टम्स को, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके हिसाब से हम रेमेडी कर सकते हैं। तो गोपाल जी, कोई आप हमें जनरल डूज एंड डोंट्स दे सकते हैं वास्तु के, आपके हिसाब से, जो कि एक घर में आप सबको ये आज पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ये करें और ये ना करें। देखिए, एक जनरल वास्तु है। ठीक है, टॉयलेट तो कहीं भी घर के अंदर होता है, वो प्रॉब्लम करता ही है। ठीक है, और मेरे हिसाब से मैं जो वास्तु करता हूँ ना, वो सिम्टम्स बेस्ड करता हूँ। तो हम्म। कहीं कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी डायरेक्ट, आप क्या पूछना, किसी डायरेक्शन में क्या नहीं होना मैं चाहिए, ऐसा बस कुछ? एक आपसे अगर हम वास्तु को कंक्लूड करें, एक बात आपकी ये रही कि वास्तु ओरिएंटेड आप रेमेडी देंगे हम्म, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम्म, प्रॉब्लम लेकर आएगा, आप उसकी कुंडली और वास्तु दोनों देखेंगे, और फिर अगर वास्तु के नाते कोई चेंजेस चाहिए तो आप सजेस्ट करेंगे, हम्म, विच कुड बी सिंपल चेंजेस। बट हम्म, लाइफ में होता है ना, कई बारी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इनफैक्ट हमेशा ही होता है कि हम सही रास्ते ही चलें ताकि कुछ गलत ना हो। हालांकि ये कुंडली देखना या वास्तु करना काफी स्पेसिफिक है, अभी तक मुझे जो समझ में आया, कुछ भी जनरलाइज तो हम ऐसे नहीं कर सकते किसी के लिए, क्योंकि किसी की कुंडली और उसकी सिचुएशन और उसका घर और उसकी ओरिएंटेशन अलग होगी, सबकी अलग होगी। बिल्कुल। बट क्या कोई थंब रूल्स हैं या कोई बातें हैं जिनका इंसान वैसे भी एक नॉर्मल लाइफ में भी वास्तु के नाते ध्यान रखे कि अपने घर में हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं लोग अक्सर अनजाने में, जिससे प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी शायद जरूरत भी देखिए, ना हो, या फिर कुछ आप हमेशा निरंतर करते रहें तो उससे सब ठीक ठाक रहता है। देखिए, ऐसा है ना कि वास्तु के अंदर कुंडली के हिसाब से जब हम देखते हैं ना, तो जैसे मान लो नॉर्थ में येलो कलर, रेड कलर नहीं होना चाहिए, ऐसा वास्तु का रूल है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर कुंडली में गुरु जहां पे है और वो नॉर्थ से ही उसको बेनिफिट दे सकता है, और येलो कलर वहां पे नॉर्थ में हो, ठीक है, तो उसको, इसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। उसी तरह, अच्छा। उसी तरह किसी भी एरिया में ये चीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो उस तरह का रूल्स पे अगर जाएंगे ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक ही है। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई लोग सजेशंस देते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में ये करो। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साउथ वेस्ट में डोर एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, साउथ साउथ वेस्ट में भी आपका एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज अगर ना हो, तो बाकी कहीं भी आप कुछ करो, वो चेंज हो सकता है।
बाकी चीजों का सोल्यूशन मिलना इजी है। लेकिन ये तीन जो चीज है ना, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ठीक है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। मतलब ये इसके एक हम कह सकते हैं कि विच आर बिग नोज, हाँ हाँ चाहे कोई भी हो। हाँ हाँ। तो आपके घर में ये ना हो, बाकी चीजें आपको देखो, कई लोग अपने घर में मूर्ति लगाते हैं, ठीक है, फोटो लगाते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें लगाओ जिसको देख के आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए, ठीक है। जैसे कोई वॉर वाला कुछ लगाओगे तो वॉर कैसा है, वो नेगेटिव इमोशन जगाता है, या फिर आपके अंदर फायर को बढ़ाता है, एग्रेशन को बढ़ाता है, तो उसके कारण एंगर इश्यू हो सकता है। तो कुछ ऐसा चीज लगाओ जो आपको काम रखे। आपके लाइफ में क्या रिजल्ट चाहिए, आप कैसा बनना चाहते हो, उस इमोशन को जो भी दर्शाता होगा, वैसे पोस्टर्स, वैसे फोटो, ठीक है, उस तरह की चीजें आप अपने घर में रख सकते हो। और जो चीज आपके नेचर से अलग है, उन सब चीजों को आप अवॉइड करो, बस इतना ही आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैं गोपाल जी, वास्तु के नाते, हालांकि आई गॉट इट दैट वास्तु ऑल्सो कैन बी वेरी स्पेसिफिक। हालांकि हाँ ये हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुनते आ रहे हैं, क्योंकि आजकल चर्चा भी ज्यादा हो रही है, बात भी ज्यादा हो रही है कि आप अपने घर की इस दिशा में ये कर लें, ऑफिस में ये कर लें तो ये हो ही जाएगा। बट मैं आपकी बात को और आगे डिटेल में समझ पा रही हूँ कि वास्तु को कुंडली से मैच करेंगे आप तो आप ज्यादा कारगर और एक्यूरेट रेमेडीज दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी आपने कुछ बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट है या साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, ये दीज आर बिग नोज। अब मान लीजिए हम कोई जोन ले लेते हैं या कोई कमरा ले लेते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है। हाँ लेकिन उस कमरे के भी चार डायरेक्शन है, उस कमरे का खुद का भी ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है। क्या बिल्कुल। इतनी डिटेल में भी होता है या फिर हम सिर्फ जोन को ही पकड़ते हैं? देखिए, मेजरली क्या होता है कि आपका जो घर है टोटल, उस घर के सेंटर से हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कहीं सुना था कि जिस रूम का भी आप वास्तु कर सकते हो। अगर आपके पास पूरे घर का एक्सेस नहीं है, तो आप रूम के अंदर भी उसको समझ सकते हो कि ये इतना ही मेरा एक्सेस है, ठीक है। और उसके अंदर भी आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके आप उसको वास्तु अगर करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं, आपका एक्सेस पूरा घर में है, ठीक है, तो आपको पूरे घर का सेंटर लेके करना ज्यादा बेटर है, वही रियल सॉल्यूशन देगा आपको। वही क्योंकि मैं भीतर जानना से चाह रही थी। हाँ हाँ, मैं हाँ वही जानना चाह रही थी कि मतलब बेसिकली आप घर के सेंटर से ही डायरेक्शन को मानेंगे, उस पर्टिकुलर हाँ, कमरे का आप वास्तु नहीं करेंगे। अगर वो नहीं, कमरा आपका फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट में है तो वो उसी जोन का हो गया, तो उसी जोन का अब आप होगा। उसको पूरे कमरे को ही साउथ वेस्ट मानेंगे, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब गोपाल जी, अगर हम आगे बढ़े वास्तु से, तो आपने बताया कि बाकी जो आपकी रेमेडीज हैं वो काफी सिंपल हैं और जेनेरिक हैं। वास्तु के नाते आपने डूज एंड डोंट्स हमें बता दिए, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि वो कुंडली से अलाइन होने चाहिए आपके। लेकिन अगर हम लाइफ में एक जनरल डूज एंड डोंट्स की बात करें बाय द वर्चू ऑफ प्लैनेट्स, तो क्या हम्म। वो काम करते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो सबको फॉलो करना चाहिए फॉर अ गुड लाइफ? प्लैनेट के हिसाब से देखिए, प्लैनेट का अपना एक या हम कैरेक्टरिस्टिक एस्ट्रोलॉजी होता है। कह लें, हाँ, मतलब। नहीं, प्लैनेट प्लैनेट का अपना हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो उस प्लैनेट, जब भी कोई प्लैनेट एक्टिव होता है तो उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। लेकिन वो है ना, अराउंड 10 to 20% ही मैटर करता है। मैटर क्या करता है कि प्लैनेट कौन से हाउसेस में है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 12 हाउसेस में से प्लैनेट आपका कौन से हाउस में बैठा है। जो जिस घर में भी बैठा है ना, उस घर वो घर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उस कुंडली को देख के उस घर से रिलेटेड अगर आप काम करना चालू कर देंगे, भले ही वो प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक से ना भी मैच करता हो, तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो जैसे बेसिकली जैसे कि हम होता है ना आमतौर पे दान करते हैं, दान कार्य करते हैं, जो कि हमारी पद्धति में, हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है, या हम पूजा करते हैं जो कि बहुत कॉमन है। तो ऐसे हम कई काम करते हैं जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंसान कर रहा होता है। तो क्या इनको लेकर सचेत रहना चाहिए या कर सकते हैं? देखिए, पूजा पाठ करना ये सब श्रद्धा के विषय है।
है ना? ठीक है। आपका बिलीफ, अगर आपको भगवान पे आप बिलीव करते हो तो हमें किसी न किसी पे तो बिलीव रखना ही पड़ता है ना। जैसे हमारे घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर होते हैं, तो हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो इसलिए हम अपने लाइफ में वो डरते नहीं कभी भी कि क्या होगा फ्यूचर में, सुकून से रहते हैं, पीस ऑफ माइंड रहता है। उसी तरह जैसे मतलब जो फैमिली है, सब एक दूसरे का सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बिलीफ रहता है कि मैं, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये रहेंगे, ठीक है, ये मेरा साथ देंगे। उसी तरह जब आप भगवान को बिलीव करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से एक अंदर से ऐसा बिलीफ आता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपको कोई है जो गाइड कर सकता है, गाइड कर रहा है, आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। जब ये एक फीलिंग आता है कि आप भगवान की दृष्टि में हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपना वो डर निकाल के अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहते हो वो काम आप करने के लिए आगे बढ़ते हो। बिलीफ आपको सपोर्ट करता है, आपको अचीवमेंट में कहीं ना कहीं वो हेल्प भी करता है, क्योंकि बिलीफ का होना बहुत जरूरी। बिना बिलीफ के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक तो है। गोपाल जी, सिर्फ बिलीफ के नाते ही आप बात कर रहे हैं या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? देखिए, मेरे एक गुरु ने एक बार बताया था कि आइंस्टाइन है ना, वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में जब जा रहे थे ना, तो वो कुछ गीता पढ़ रहे थे, भगवत गीता, ठीक हम्म। है। तो एक पर्सन आके बोला कि आप ये क्या पढ़ रहे हो, भगवान सब कुछ नहीं होता, आप ये रिलीजियस बुक्स क्या पढ़ रहे हो, भगवान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब ये जो भगवान गॉड जो भी आप मानते हो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो आप ये सब पढ़ना बंद करो, आप साइंटिस्ट हो तो उससे क्या, ठीक है। तो उन्होंने उस पर्सन को बोला कि ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, इस जगह पे आप कल मुझे 10 बजे मिलना, ठीक है। तो 10 बजे जब वो वहां पे जाते हैं, तो उन्होंने पूरा, आइंस्टाइन ने अपने लैब में एक यूनिवर्स का पूरा, जैसे यूनिवर्स दिखता है, प्लैनेट्स हैं, सोलार सिस्टम है, उस तरह पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। तो वो पर्सन आते हैं वहां पे और बोलते हैं ये किसने बनाया? बोला किसी ने नहीं। तो बोला अरे किसी ने तो बनाया होगा इस पूरे मॉडल को। बोला किसी ने नहीं बनाया। नहीं किसी ने तो जरूर बनाया, अपने आप कैसे आ गए यहाँ पे? तो उन्होंने बोला ये जो यूनिवर्स में तुम रहते हो इसको किसी ने तो बनाया होगा, तभी तो यहाँ पे है, इसका कोई तो क्रिएटर होगा ना, वही क्रिएटर गॉड है। तो भगवान है, क्रिएटर है, तभी हम हैं, आप है, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक एक चीज है। हमने तो ये पेड़ पौधे नहीं बनाए ना, कहीं कोई तो बनाया होगा। तो जो चलिए, बनाया है तो वही क्रिएटर है, क्रिएटर ही गॉड है। सो बेसिकली पूजा आपकी श्रद्धा का विषय है, और हम अगर पूजा करते अपने इष्ट को पूजते हैं तो जाहिर तौर पे अब उससे हमारी एनर्जीज, हमारी वैल्यूज और ज्यादा रूटेड होती होंगी, ज्यादा स्ट्रांग होती होंगी, क्योंकि बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है हमारा। बिल्कुल। उपाय के नाते एक क्लैरिटी हमें दे दीजिए। आई एम कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि जैसे कई बारी होता है ना कि शनिवार है तो आप फलानी चीज का दान कर दीजिए, मंगलवार है तो आप इस चीज का दान करिए, या फिर कोई त्योहार है तो आप ऐसा दान पुण्य करिए। तो आपके हिसाब से वो करने चाहिए या नहीं, या फिर वो गलत रिजल्ट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कुंडली और प्लैनेटरी पोजीशन? देखिए, दान को है ना, मैं रेमेडी नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, दान एक पॉजिटिव एक्ट है, एक पॉजिटिव कर्म है जो आप कर रहे हो। उसका रिजल्ट प्लैनेट देगा, इस जन्म में मिलेगा, कब मिलेगा आपको नहीं पता। जैसे कर्म करते हैं, पिछले जन्म का कर्म का रिजल्ट अभी मिल रहा है, तो इस जन्म के कर्म का रिजल्ट कब मिलेगा हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन रेमेडी करके तो आप अभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाह रहे हो ना। तो अगर आप दान कर रहे हो लेकिन उससे चाह रहे हो कि मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए इसका, तो आशा लेके मत करो कि मैं दान करूंगा तो मेरी लाइफ में सब अच्छा ही होगा, भगवान मुझे कुछ कर देंगे, कुछ अच्छा दे देंगे। तो वो इच्छा लगे करते हो तो दान का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रेमेडी समझ के करते हो तो कोई मतलब नहीं है। मैं भी दान का लिस्ट लिखता हूँ, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि ये रेमेडी समझ के इसको नहीं करना है। इसको आप ऐसे समझो कि आप कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में, कुछ दे रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यहाँ से आप इस संसार से, यूनिवर्स से कुछ ले रहे हो, तो आप कुछ दे भी पा रहे हो। और भगवान को मतलब भगवान जिनको भी आप मानते हो या यूनिवर्स को कहिए कि आपको और दे, तो ताकि आप और दे पाओ। बस ये प्रार्थना बिल्कुल। करके आप दान करो। हाँ, एग्जैक्टली, चैरिटी यू नो इन अ वर्च्यू हम सब समझते हैं। मैंने ये पर्टिकुलर सवाल आपसे इसलिए पूछा
क्योंकि आपने शुरुआत में ये बताया कि कैसे जो प्लैनेटरी पोजीशंस है वो अपोजिंग हो सकती हैं किसी की चार्ट में। तो अगर हम उसी का कोई उपाय, कोई मंत्र जाप, कोई पूजा या कोई रेमेडी करते रहें तो वो जो ऑपोजिट पोजीशन में प्लैनेट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, वो और बुरे फल देगा। तो बिल्कुल। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स या कई इस विज्ञान के ज्ञाता रेमेडी के तौर पर कहते हैं कि फलानी चीज का दान करो तो आपका ये प्लैनेट ठीक हो जाएगा। तो वो अब ठीक होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है। बट मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ही ये था कि एनी काइंड ऑफ जेनेरिक दान तो कहीं वो किसी को हार्म थोड़ी करता है। नहीं, ये हार्म नहीं करता, हार्म नहीं करता। आप देखिए, या यूनिवर्स में कहते हैं उसके जो कि मजबूत प्लैनेट है क्या वो डाइल्यूट हो जाते हैं? ऐसा तो एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। ओके। ठीक है। नहीं, ये बातें सुनने हाँ। में आती हैं तो इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि और आपका एक देखिए, मेरा जो कंसल्टेशन, उसमें से कई सारे रेमेडीज ऐसे हैं जो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बाद ही मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं था और मैं लोगों से कई सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया था, तो उन्होंने जो सब चीज बोला तो उससे कुछ तो हुआ नहीं था मेरे लाइफ में। इसलिए मैं जब भी कुछ अगर किसी को सजेस्ट करता हूं तो मैं खुद उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। जो सिंबल्स वाले रेमेडी है वो मैं खुद करता हूं, मुझे एक्सपीरियंस उसका मिला है। वास्तु के जो रेमेडीज है मैंने खुद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, उसका रिजल्ट मुझे मिला है। फिर लोगों को भी मैंने बताया, तो वो सब जो फीडबैक मिलता है उसके बाद ही मैं, और मैं दान का भी रेमेडी देता हूँ, प्लैनेट के हिसाब से दान का भी लिस्ट देता हूँ मैं कि ये सब चीज दान करना है। लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि ये दान है ना, इसको आप रेमेडी समझ के नहीं करना है। ठीक है, इसको ये समझ के करना है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। और जब आप कुछ अच्छा करोगे तो यूनिवर्स है, घूम के आपके पास भी कुछ ना कुछ अच्छा किसी न किसी रूप में आएगा ही। वो अभी आएगा, कब आएगा कोई नहीं बता सकता, चाहे अगले जन्म में आए या इसी जन्म में 10 साल बाद आए या अभी आ जाए, है ना। अच्छा, कुछ जनरल बातें हैं क्या उनको लेकर आपके विचार क्या हैं? जैसे कहते हैं कि आप गुरुवार को सर ना धोएं, शनिवार मंगलवार को नाखून ना काटें, या फिर कोई फलाने मेटल की चीज है उसको शनिवार को ना लेकर आए, या इस तरह की कई रात में आप नेल ट्रिमिंग ना करें। ऐसी कई बातें हैं जो कि हमारे ये कल्चर में ना धारणाएं। पुरानी चली आ रही हैं। क्या इनको आप जोड़ते हैं प्लैनेट से? क्या ये सच में ऐसा है? क्या ये होना चाहिए? या ये आपका क्या व्यू है इस? देखिए, मैं शनिवार को ही बाल कटवाता हूँ। ठीक है, इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन एक एक रीजन ये भी होता है कि केतु है ना, केतु कट करने का प्लैनेट है, किसी भी चीज को कट कर डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, तो केतु का कॉम्बिनेशन किस प्लैनेट के साथ बन रहा है उस दिन आप केतु का यूज कर सकते हैं। अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए, जैसे मंगल केतु अगर योग कहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप मंगलवार को हेयर कट करा लो, नेल कट करा लो। ठीक है, या कुछ भी ऐसा काम करो जो कटिंग से रिलेटेड हो, वो आप करा सकते हो। शनि केतु का योग बन रहा है तो शनिवार को करा सकते हो। शनि को आप शनिवार यानी शनि के दिन शनि हो गया, और केतु यानी कट, तो उस दिन आप कुछ तो कट ये सब मतलब हेयर ड्रेसिंग करा सकते हो उस दिन, या नेल कट कर नहीं, सकते हो। बट मतलब मैं जनरल आपसे जानना चाह रही हूँ, एक आम इंसान इन चीजों को कैसे समझे? क्या वो सच में फिर अपनी देखिए, कुंडली दिखाएगा कि वो कब नहीं नाखून नहीं नहीं कटवाए, नहीं, कब इन बाल सब चीजों कटवाए? को, इन सब मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ कि इस दिन हाँ, ये नहीं करना चाहिए, उस दिन वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको जिस दिन समय मिलता है उस दिन आप करो। मैं इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करता अपने लाइफ में, तो मैं दूसरों को कैसे गाइड कर सकता हूँ इसके बारे में कि आप ये सब चीज मानो कि शनिवार को ये मत करो, मंगलवार को। मुझे जिस दिन जो चीज करना होता है मैं उस दिन करता हूँ। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मैं साइंटिफिकली, अगर कोई साइंटिफिकली मुझे एक्सप्लेन करे, उसका एक्सपीरियंस हो मेरे लाइफ में, तब मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो चीज का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं तो सैटरडे को ही मोस्टली ये सब चीज करता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे टाइम मिलता है। तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे लाइफ में नहीं दिखा है, तो फिर मैं उसको नहीं मानता, है ना। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि गुरुवार को आप बाल मत धो, या कई बार ये भी कहते हैं कि हवन हो गया या कोई आपने जैसे कंजक जमा ली या कोई पूजा हो गई तो उसके बाद धुलाई ना करें घर की। तो ये सब बातें आप नहीं मानते? ये सब नहीं। मैंने इसलिए पूछा
क्योंकि आप इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं इन बातों को भी जोड़ा जाता है। देखिए तो मेरे मन ये में ये एस्ट्रोलॉजी जिज्ञासा से थी ज्यादा कि है ना, मैं जान ये एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा है ना, पंडित से ज्यादा मिलता जुलता है कि जो पूजा पाठ कराने वाले पंडित होते हैं ना, उन सब का ये सब राय उनसे ज्यादा होता है। ठीक ओके। है, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के कुछ हाउसेस हैं, उससे रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड ये सब चीजें टेक्निकली जो होता है, साइंटिफिकली जो होता है, वो मैं बता सकता हूँ। गोपाल जी, एनर्जी की आपने बात की, आप हमेशा उसी की बात करते हैं कि कैसे हमारे हर तरफ से जो एनर्जी के सोर्सेज एंड लाइफ में उनको हम अलाइन कर दें, सिंक्रोनाइज कर दें, तो हमारे काम बन जाएंगे। चाहे आप वो बाय द वर्चू ऑफ वास्तु कोई रेमेडी बता रहे हैं, बाय द वर्चू ऑफ कुंडली आप अगर कुछ बता रहे हैं, या बाय द वे ऑफ माइंडसेट अगर आप किसी को कोच कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं या मेंटर कर रहे हैं। ऐसे कौन से काम हैं हमारी लाइफ में, ये एक जनरल सवाल है मेरा आपसे, जिससे हमारी हमारी जो एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, वो ब्लॉक हो जाती है। अ, देखिए, कोई भी इंसिडेंट एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, अगर ऐसा आप बोलते हैं, तो कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में होता है जो जो आपको नेगेटिव इमोशंस में लेके चला जाता है। ठीक वो है, बात आपकी जैसे ठीक है, जैसे मतलब ब्रेकअप वो हो तो कोई गया। इवेंट हो गया हाँ, जो कि हमें उस स्टेट में ले गया। हाँ, मैं बेटर तरीके से फ्रेम करती हूँ अपने सवाल को। ऐसे वो कौन से कार्य हैं हमारी लाइफ में जो हमारे हाथ में है, जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, या जो करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो संचालित रहे सही तरीके से। देखिए, एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल होता है। अगर आप बिना कुंडली, बिना वास्तु के अगर बात करेंगे, तो एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप उसको अपनाते हो, ठीक है, हम्म। तो आपके बॉडी में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा ये आपका बना रहेगा। अगर आप डल कहीं ना कहीं हो जाते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है आपका, ठीक है, फिर आपका जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, मतलब खाने पीने की जो आदतें हैं, जो फूड हैबिट्स है, तो वो भी अगर बैलेंस नहीं है, तो भी उसके कारण भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जाएगा। तो आपको ये देखना कि क्या आप मोटिवेटेड हो जो आप काम कर रहे हो, सबसे पहले ये। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप एक्टिव भी रहोगे, और आप एक्टिव रहोगे तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपका फूड हैबिट भी बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, हम्म। तो अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, तो कोई ऐसा चीज ढूंढो अपने लाइफ में जिसको करने से आप मोटिवेट हो सकते हो, जिसके पीछे आप जाओगे तो आपको टाइम, समय का, एनर्जी का कितना समय लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा, वो आप सोचने के बदले आप सोचते हो कि मैं इसको करना है, मुझे ये काम मुझे करना है। तो ऐसा कोई काम है अगर आपकी लाइफ में, तो आप उसको करते रहेंगे, तो आप अपने आप को हेल्दी भी रखेंगे, एनर्जेटिकली भी आप काफी हाई वाइब में रहेंगे। ठीक है, और आपका फूड हैबिट भी उसी तरह से उसको सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, तो ये मेन है कि आप मोटिवेटेड हैं या नहीं। एवरी डे, एवरी डे मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं जो यूट्यूब में हम देखते हैं ना कि मोटिवेशनल कोच आया, कुछ बोल दिया, हम हाईली मोटिवेट तो हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि आगे करना क्या है। यहाँ मोटिवेशन का मतलब जो आप कर रहे हो वो करने के लिए आप एक्साइटेड रहते हो या नहीं हर दिन। ठीक है, वो आप आपको जो भी फाइंड आउट करना है। श्योर आप जो भी रेमेडीज, मैं आपकी ये बात तो खैर बिल्कुल समझ गई। बेसिकली अगर हम खुद पर काम करें, एक्टिव लाइफस्टाइल हो, और अगर अपने कार्य को लेकर हम मोटिवेटेड हैं, बेसिकली इफ वी आर पैशनेट टुवर्ड्स समथिंग, और उसे हाँ, अगर हम कंसिस्टेंटली करें, तो ऑब्वियसली वो बेटर एनर्जी फ्लो करेगी। बिल्कुल। गोपाल जी, आप जो भी यू नो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि आप जो भी रेमेडीज बताते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर कुंडली देखकर हो या वास्तु देखकर हो, अ, आपने बताया कि बेसिकली आपके पास आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल है, आपका खुद का टेस्टिमोनियल है जो कि आपको बताता है कि हाँ, ये चीजें काम कर रही हैं। हाँ, क्या इसे आप विज्ञान से या साइंस से जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक जो कि लॉजिकल माइंडसेट के हैं और जिनका विश्वास ऑकल्ट में नहीं है, वो इस चीज को कैसे परसीव करें, कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाए? देखिए, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों ही साइंटिफिक है। एस्ट्रोलॉजी इसलिए साइंटिफिक है क्योंकि हर चीज एक प्रिसाइज कैलकुलेशन से बना हुआ है। ठीक है, हम्म। इसमें कौन सा प्लैनेट कौन से हाउसेस में आएगा, कौन से नक्षत्र में रहेगा, आपका लग्न क्या होगा, हर चीज का प्रिसाइज कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिकल है। तो ये राइट। साइंस है। ठीक है, वास्तु साइंस क्या है?
साइंस यानी कि आप किसी भी चीज को जब तक डिस्कवर नहीं करते हो तो बोलते हो ये साइंस नहीं है। मतलब ये जैसे हम बोलते हैं भगवान को किसी ने डिस्कवर नहीं किया तो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो वो नहीं है ना। लेकिन जब आप किसी भी चीज को रिसर्च करते हो, फाइंड आउट करते हो, डिस्कवर करते हो, तो वास्तु ऐसी ही है कि हर डायरेक्शन, वास्तु तो वेदों से भी आया है ना, काफी हजारों साल पुराना भी है, लेकिन उसी के ऊपर रिसर्च कंटिन्यूसली चालू रहा है। हमारे जो ऋषि मुनि ने जो किया वो तो है ही, उसके बाद अभी जैसे मॉडर्न टाइम में भी कई सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काफी रिसर्च करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि इस डायरेक्शन में ये चीज होने से ये प्रॉब्लम होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से प्रॉब्लम होता है, ये ऐसे ही नहीं फैला है, क्योंकि कई सारे लोगों ने इसको अप्रूव किया है। अप्रूवल यानी डिस्कवर किया, उसके बाद ही अप्रूवल आता है। तो कोई भी चीज अगर डिस्कवरी के बाद, रिसर्च के बाद अगर कोई भी थियोरी बनता है तो साइंस ही कहलाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बिल्कुल साइंस बेस्ड है, सब कुछ एनर्जी बेस्ड है। साइंस भी कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो एस्ट्रोलॉजी भी एनर्जी बेस्ड है। उसको आप शनि मंगल केतु राहु केतु इस सब के हिसाब से मत देखिए, उन सब के बस एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के नाम है, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं देखना। जैसे आपको अभी तक बताया गया कि शनि डरावना है या राहु ऐसा है, हर चीज एनर्जी बेस्ड है। उसी तरह वास्तु में भी अलग अलग डायरेक्शंस की एनर्जी है, ये भी एनर्जी बेस्ड है, और माइंडसेट भी एनर्जी बेस्ड ही है, क्योंकि आपका वाइब भी आपके माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका वाइब यानी कि आपका एनर्जी, ठीक है, तो हर चीज एनर्जी बेस्ड ही है। तो सब कुछ साइंटिफिक है, आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, इसको सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, और अपना खुद रिसर्च से आप इसको और भी आगे तक ले जा सकते हैं। काफी गोपाल जी। इंटरेस्टिंग है। जी। हाँ हाँ, मैंने तो बताया कि या जी बताइए। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड। मैंने बताया काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब आप देखने लगते हो दूसरे के लाइफ में या अपने ही लाइफ में कि आपका कुंडली, आपका घर कैसे आपको अभी तक अफेक्ट कर रहा था, तो काफी ज्यादा जिज्ञासा अंदर से भी आता है, और आप फिर सोचते हो कि आप अपने लाइफ में कुछ बेटर कर पाओ और लोगों को भी हेल्प कर पाओ। जब उस धारणा से आप आगे बढ़ते हो कि आप दूसरे के लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इन सब चीजों से, तो काफी अच्छा फीलिंग भी आता है। जी। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्लेटेड प्रेमिसेस हैं, और उन प्रेमिसेस को जब हम हेंस प्रूव हो ही जाता है हमारी लाइफ में जो घट रहा होता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली कॉल साइंटिफिक एंड लॉजिकल। गोपाल जी, मैं आपसे चलते चलते कुछ गोल्डन वर्ड्स, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स सुनना चाहती हूँ, जो कि आप हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं। कोई लाइफ का मंत्रा, कोई वो ऐसी खास बात जो हर इंसान जो आज आपको सुन रहा है, देख रहा है, वो अपने साथ कैरी करे। लाइफ का मंत्र बस यही है जो मैं अपने लाइफ में हमेशा ही इम्प्लीमेंट किया है। एक तो गोल्स हमेशा होना चाहिए लाइफ में, कि आपको क्या अचीव करना है। जैसे 2026 है तो आपको पता नहीं कि आपको क्या अचीव करना है इस साल, तो वो पहले डिफाइन कीजिए, क्योंकि आपको जब पता हो कि कहाँ पहुंचना है, तो भले आप वहां तक नहीं पहुंचे, कहीं रास्ते में भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ अचीव जरूर करेंगे। और दूसरा, आप कभी भी सोचना बंद मत कीजिए, अपने आप को समझना शुरू कीजिए कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, या मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या अलग करता जिससे ये रिजल्ट अलग हो सकता था। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और अपना परसेप्शन चेंज करके एक बार देखिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा आपको आपको जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी चैलेंजेस है वो आपकी लाइफ में कम हो सकते हैं। जी। गोपाल जी, आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े, एंड यू शेयर्ड योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस विद अस। उसके लिए हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया आपका, धन्यवाद जो कि आप नॉर्थ स्टार के इस पॉडकास्ट पर आए। थैंक यू तेजस्वी जी, आपने इनवाइट किया मुझे आपके पॉडकास्ट पे, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। आपके माध्यम से मैं हजारों लोगों तक पहुंचूंगा, मेरी बात हजारों लोगों तक पहुंचेगी, और मैं उनके लाइफ में, हो सकता है इसके माध्यम कोई भी एक मैसेज अगर उनके लाइफ में पहुंच गया जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर बदलाव आता है, तो मैं अपने आप को लकी मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू, ऑल गुड विशेस टू यू। थैंक यू। तो 100 बात की एक बात, आपके कर्म आपके हाथ में है। स्टे मोटिवेटेड और स्टे एक्टिव इन योर लाइफ। कुछ अच्छा करिए और कुछ बेहतर करिए, जिससे कि आप और आपका जीवन
एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ सके। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आप सबके लिए कि आप अपने जीवन में बेहतर करें और अपने उस मुकाम तक पहुँचें जिसको आप हमेशा से डिज़ायर करते आए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।